उससे पहले मैंने कटरा में होटल में काम किया, क्योंकि मैं एक मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था। तो मेरे पापा का प्रोफेशन भी खेतीबाड़ी वगैरह ही है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने उस टाइम पे ये कहा था कि मैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं था और हूं और रहूंगा, और मैं आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो उस वक्त मुझे कार्ल मार्क्स को पढ़ने का मौका मिला। ओके। और कार्ल मार्क्स ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मेरी मतलब सोचने का नजरिया बदल दिया कि कुर्सी का नशा ज्यादा देर तक नहीं रहता है। मैंने सल्तनतें खाक में मिलते हुए देखी हैं। I was never in a relationship. I never used to have any girlfriend. यूज मतलब used to have 2019 का चुनाव लड़ोगे? 29 का। सॉरी 2029 का। आपने एक पॉडकास्ट किया था मनकोटिया सर से, बलवंत सिंह मनकोटिया से। हाँ। बलवंत सिंह मनकोटिया सर से, तो वो क्यों नहीं यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला आपने? तो मैंने जिस दिन मेरे दोस्त की डेथ हुई थी ना, मैंने उस दिन ये ठान लिया था कि अक्षय अब तो मर गया है। ओके। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि मैं 19 साल की उम्र में मर गया था, लेकिन मुझे शायद 60-70 साल की उम्र में दफनाया जाए। अभी रिसेंटली आपके ऊपर आईपीसी की 3 धाराएं लगी हुई। हाँ, मेरे ऊपर एक एफआईआर लगी है। तो ये सब के साथ कम्युनिज्म और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से मैं प्रभावित उस टाइम पे इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे दर्द की दवा है। और उस टाइम पे मैं जहां पे रहता था वहां पे कुछ लोग मेरे ऊपर अटैक करने आते थे रात को। आज की बातचीत में मेरे साथ अक्षय ठाकुर जी मौजूद है। मात्र 19 साल की एज है उनकी और इनने वो मुकाम हासिल किया है जो कि बड़े बड़े 30 या 40 साल की एज में भी जो बंदा नहीं कर पाता है। मात्र इनने 19 साल की एज में वो मुकाम हासिल किया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं जिसका नाम उधमपुर यूथ फोरम है। तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंटली और एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है जो नॉन पॉलिटिकली है। तो मतलब कि यूथ को इकट्ठा करना और यूथ को इकट्ठा करके उनको एक राह पे चलाना। तो धन्यवाद, सबसे पहले शुक्रिया, आपने एक इनिशिएटिव लिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो यूथ को मिलना चाहिए। और यूथ बहुत सारे इंस्पायर हुए, उन्होंने ज्वाइन करा। मैंने आपकी भी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने वो वीडियो भी देखी आपकी। और मैं आपको बताता चलूं कि ये हैप्पी मॉडल में लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के। और उसके साथ ये साइड बाय साइड इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस यूट्यूब चैनल पे इनके 8K से भी ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं और काफी वहां से बंदे और रीच इनकी अकाउंट की देखोगे तो काफी, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर माना जाता है कि जो कंपटीशन है वो एजुकेशन में, एजुकेशन की वीडियो अपलोड करके वहां से व्यू लेना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनके अंदर वो सब चीजें हैं, सब स्किल है। और ये हमारे डिग्री कॉलेज के, मैं खुद डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है और हमारे जूनियर भी है। और जूनियर होने के नाते ये हमारे डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब चलते हैं इनके ज़बानी सुनते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद कॉलेज और क्या परसेंटेज रही आपकी, क्या स्ट्रीम थी और वाई पॉलिटिकल साइंस ही आपने क्यों ली? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी रोहित। स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं मरोठी गांव से आता हूं जो कि चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। तहसील चुनैनी है हमारी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। वहाँ पे मेरे गांव का नाम मरोठी है। तो वहाँ पे एक हाई स्कूल मरोठी, गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोठी हुआ करता था। वहाँ से मैंने अपनी 10th कंप्लीट की है। अगर उस स्कूल की अगर मैं बात करूं तो बड़ा हंसता हालत थी उस स्कूल की। हमारे पास टीचर्स नहीं होते थे, हम बार बार प्रोटेस्ट करते थे, सड़कों पे आ जाते थे कि भाई टीचर्स होने चाहिए। 10वीं का स्कूल था और वहाँ पे 4-5 टीचर्स होते थे टोटल। उसमें से एक पीटी टीचर हो गया, कुछ लोग ऑफिस में बिजी हैं, कुछ लोग उधमपुर आए हैं सीईओ ऑफिस। तो 2 बंदे बचते थे सारे, तो वहाँ पे वो पढ़ा नहीं पाते थे। तो बड़ा सा एक इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ था उस स्कूल में। वहाँ से मैंने अपनी 10th की। जब मैंने वहां से 10th की तो वहां पे मेरे 86% मार्क्स आए थे। उस टाइम पे 86% आना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि एक तो ऐसी सिचुएशन है स्कूल की और वहां पे आपका स्कूल गवर्नमेंट था? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े आप बचपन से 12th तक। ओके। 12th तक के मैं कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं।
तो वहाँ पे उस टाइम पे 86% लाना वज़ा मतलब बहुत बड़ी बात थी वो, क्योंकि वहाँ पे पास होना बहुत बड़ी बात होती थी, बच्चे पास ही नहीं होते थे वहाँ पे। तो मैंने 86% लाए वहाँ पे, विच वॉज द हाइएस्ट ऑफ ऑल द टाइम। तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया सोसाइटी की तरफ से कि आपको मेडिकल रखना चाहिए। मेरे टीचर्स, मेरे रिलेटिव्स, माय पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि मेडिकल रखना चाहिए, अच्छे मार्क्स आए हैं, पहली बार गांव में किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप मेडिकल रखो, और मेडिकल रख के कहीं डॉक्टर की ट्रेनिंग वगैरह करना कहीं पे, या नीट की तैयारी करना, जो भी है। तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि आप मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करो। हालांकि मेरा मन ये था कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मैं आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता था, क्योंकि मेरे 10th में एसएसटी में 98 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मैं चाहता था कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढूं, आर्ट्स पढूं, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी मुझे मेडिकल चूज करना पड़ा। और फिर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ी 11th-12th में। 11th-12th में हम स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो उस टाइम पे हम स्कूल नहीं जा पाए, बाकी काम वगैरह करते थे घर पे। तो उसके बाद फिर 12th जब हो जाती है, उधर से हायर सेकेंडरी लाठी से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लाठी, जो हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर था, वहां से 12th की मैंने। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल में, तो मेरा परसेंटेज थोड़ा श्रिंक किया। और गांव की एक बात भी है ना कि अगर आपके 10th में हाई परसेंटेज आ रही है तो उनका परसेप्शन ये होता है कि अगर बंदा आर्ट्स ले रहा है तो मतलब उसको कम पढ़ना आता है। तो मतलब क्या सोसाइटी का प्रेशर एक स्टूडेंट पे कितना प्रभाव पड़ता है, वो अभी आपने बताया। Exactly, and that's what I wanted to mention here. This is societal pressure. Yes. मैं ये अक्सर कहता हूँ that whatever we are doing today, we are not doing what we want to do. We are doing what others want us to do. Yes. जो सोसाइटी चाहती है वही हम करते हैं। Exactly. मैंने मेडिकल इसलिए चूज किया ताकि मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और मेरे टीचर्स खुश रहें। हाँ। मैंने अपने दिल की बात, मन की बात और पैशन को फॉलो नहीं किया। और जब मैं पैशन को फॉलो नहीं करूंगा, अपने दिल की बात नहीं करूंगा, दिल जो चाहता है वो नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा बोर रहूंगा। मैं उसमें बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। जिसमें मुझे मजा आता था वो मुझे नहीं करने दिया। और अक्सर आज के समाज में यही हो रहा है कि बच्चों को जिसमें मजा आता है वो उनको नहीं करने दिया जाता है। अब मजे की भी दो साइड्स होती हैं। एक तो नेगेटिव चीजों में मजा आता है, जैसे ड्रग्स लेने में मजा आता है, जैसे कि चिट्टा, अफीम, सिगरेट, दारू पीने में मजा आता है। लेकिन मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा हूं। मजा मतलब पॉजिटिव चीजों में अगर आपको मजा आता है तो आपको वही करना चाहिए, क्योंकि वो आपका पैशन है और उसमें आप ब्रिलियंटली एक्सेप्शनल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने 12th वहां से की, मेरे 80% मार्क्स आए उस वक्त, जो कि मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, मेडिकल स्ट्रीम थी। फिर 12th के बाद मुझे आज़ादी मिली, और आज़ादी यूं मिली कि मैं फिर डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर में आया। उससे पहले मैंने कटरा में होटल में काम किया, क्योंकि मैं एक मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था। तो मेरे पापा का प्रोफेशन भी खेती बाड़ी वगैरह ही है। तो फिर कुछ टाइम पे, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे जब 12th कर लेते हैं कटरा चले जाते हैं, तो हम भी चले गए। तो कटरा जाने के बाद फिर हम वापस लौटते हैं, वहाँ पे पता चलता है यार इधर कुछ नहीं रखा है, मतलब पढ़ाई ही है सब कुछ। तो फिर मैं डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर में आता हूँ। डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर में जब आया तो मेरी आंखें खुली। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे अपना पैशन फॉलो किया। तो मुझे पसंद था पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस मेजर रखा। जब मैंने पॉलिटिकल साइंस मेजर रखा तो क्योंकि डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर में अलग अलग स्कूल के टॉपर्स होते हैं, तो वहाँ पे बढ़िया बढ़िया स्कूलों के बढ़िया बढ़िया टॉपर्स आए होते हैं। तो वहाँ पे compete करने का भी मजा कुछ और होता है। और आप एज अ रेजिडेंट ऑफ विलेज, आप बैकवर्ड एरिया से आते हैं जहाँ पे स्कूल की हालत हंसता थी, मतलब आपके पास, और आपका बैकग्राउंड भी रहा गवर्नमेंट स्कूल से आना, फिर इतना बड़े कॉलेज में। माना ये जाता है कि नो लाइफ विद नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। हाँ, तो फिर मैं कॉलेज जब आया तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार बहुत बड़े बड़े स्कूलों से बड़े बड़े बच्चे आए हैं, इंटेलिजेंट हैं। मैंने कितनी परसेंटेज थी 12th में? 98%, 99%, 97%। लेकिन हुआ कि मैं उनकी रेस में नहीं पड़ा। मैंने बेसिकली उस वक्त मुझे कार्ल मार्क्स को पढ़ने का मौका मिला। ओके। और कार्ल मार्क्स ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मेरी मतलब सोचने का नजरिया बदल दिया। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपसे, आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किससे हुए और क्यों हुए, और आपकी लाइफ में उस बंदे की फिलॉसफी ने क्या इम्पैक्ट डाला? वही बता रहा हूँ। जैसे कार्ल मार्क्स को मैंने पढ़ा जब, तो मैं कार्ल मार्क्स से बहुत इंस्पायर हुआ। आफ्टर 12th जब मैं कॉलेज गया और मैंने पॉलिटिकल साइंस चुनी, और हमारे फर्स्ट ईयर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थी जिसमें मैंने मार्क्स को पढ़ा। इतना तो नहीं पढ़ा मार्क्स को, क्योंकि मार्क्स को पढ़ने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है,
बहुत एनर्जी लगती है, इट्स नॉट ईजी कि आप मार्क्स को पूरा पढ़ ले। बट मैंने जो भी पढ़ा उस टाइम पे, तो कार्ल मार्क्स ने मेरी आंखें खोल दी। सबसे पहली बात तो वो ऐसी बातें कर रहा था जिनसे मैं रिलेट कर पा रहा था, जैसे कि वो गरीबों की बात कर रहा था, तो ऐसे लग रहा था मेरी बात कर रहा है। वो कह रहा था कि शोषण होता है गरीबों का, तो मेरे को लग रहा था कि मेरी बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। वो बेसिकली दुनिया को एक देखने का अलग नजरिया देता है मुझे। वो बेसिकली कैपिटलिज्म की बात कर रहा था, वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स की बात कर रहा था, तो मैं उन चीजों से रिलेट कर पा रहा था अपने आप को। वो एलिनेशन की बात कर रहा था, दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग टुडे वी आर एलिनेटेड फ्रॉम आवरसेल्व्स, हम अपने आप से दूर हो गए हैं। तो मैं खुद रिलेट कर पा रहा था उन चीजों को, और कार्ल मार्क्स ने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। कार्ल मार्क्स को मैंने पहली बार पढ़ा तो कार्ल मार्क्स से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा यही है सब कुछ जो भी है, तो मैंने उसको मतलब ऐसे गॉड की तरह ट्रीट किया, गॉड मान लिया। उसने रिलीजन के ऊपर बोला, जो कि उसने रिलीजन को क्रिटिसाइज भी बहुत किया है, और यही कारण है कि लोग भी मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि आप मार्क्सिस्ट हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप एआईएसएफ के साथ जुड़े हुए थे। तो उसका एक ही रीजन था एआईएसएफ के साथ, और कम्युनिज्म और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से मैं प्रभावित उस टाइम पे इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे दर्द की दवा है, सिंपल एज दैट। फिर मैंने जब ग्रेजुअली बहुत थिंकर्स को पढ़ा, तो फिर वो डायमेंशंस एंड आइडियाज आल्सो गेट चेंज, वो सब हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्क्स जब मेरे को समझ नहीं आया था, उससे पहले मैं क्लास में बैठता था तो आगे टीचर पढ़ा रहा है प्लेटो। प्लेटो क्या होता है भाई? कोई शख्स है, कोई जगह का नाम है, क्या है प्लेटो? फिर वो बोल रहा है स्टेट। मैं सोचूं आंध्र प्रदेश और यूपी की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि स्टेट तो देश को कहा जाता है जिसमें पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी और गवर्नमेंट आता है, सो स्टेट इज समथिंग डिफरेंट। तो सब नया था, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप स्ट्रीम ही साइंस से थे, आपने डायरेक्ट स्विच करके आर्ट्स ले लिया। आपको जुडिशियरी का क्या पता, स्टेट का क्या पता, तो नहीं पता ना, एंड पर्टिकुलरली हाउ टू वर्क, वो तो नहीं था पता। एंड पर्टिकुलरली 10th तक हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डेमोक्रेसी पढ़ लेते हैं, वो भी सिर्फ 4 शब्द, हाँ, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल, और इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, लेजिस्लेचर का पता है भाई, एग्जीक्यूटिव का पता है, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का पता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास, सेंट ऑगस्टीन, इन लोगों को पढ़ रहा था, मिल को पढ़ रहा था। तो आई वाज नॉट familiar with these names. Everything was new for me, and it was very difficult to digest these things. It was definitely very difficult कि मैं इन lectures को समझ पाऊँ। तो प्रोफेसर आगे कुछ बोल रहा है, I'm not getting the things. But उस बच्चे में जिद थी, और जिद ऐसी कि वो घर में जाके मतलब पढ़ना चाहता था। रिसर्च करके पढ़ो, रिसर्च करके मैंने रिसोर्स कलेक्ट करके कहीं ना कहीं वहाँ रिसोर्स तक पहुँचो। मैंने एक एक चीज को तोड़ा, और मैंने उन चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश की, और स्लोली और ग्रेजुअली होता ये गया कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब मैंने थिंकर्स को पढ़ा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। हक, जब मैंने राइट्स के बारे में पढ़ा तो मैंने बोला अपने राइट्स की बात होनी चाहिए। जब मैंने पढ़ा कि कैसे हमारे साथ शोषण हो रहा है, कैसे स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो ऑन दैट बेसिस मैंने सोचा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए। तो फिर पूरे के पूरे उस कॉलेज के अंदर मैं पहले और दूसरे सेमेस्टर में तो डाउन रहा, क्योंकि अब मैं चीजों को समझ रहा था अभी। लेकिन जब तब आपका लर्निंग फेज था, इम्प्लीमेंटेशन फेज नहीं था। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया तो आई वाज द टॉपर ऑफ द सेमेस्टर। तो वो सारे के सारे मैंने बोला ये 99% वाले, 98% वाले कहाँ गए? तो मुझे पता चला ये प्राइवेट स्कूल्स के जो प्रोडक्ट्स है ना, बेसिकली इनके अंदर कुछ है नहीं। इनको बेसिकली सिंपल कह सकते हैं, उनमें एक लाठी के साथ या उनका माइंडसेट ही एक क्रैमिंग पावर बनाया जाता है कि आप क्रैमिंग करो। तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे वो कम्पीट नहीं कर पाए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड पेपर पढ़ के जाते थे एग्जाम के टाइम पे, वो 11th-12th में वो रट के वो उन्होंने 99% 8% लाए थे। और प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके स्कूल के बच्चों को जब रेपुटेशन अच्छी रहे, हमारे स्कूल की रेपुटेशन के लिए उनको अच्छे मार्क्स दिए जाए, सो दैट वो एक ग्लैमर क्रिएट कर पाए स्कूल का। तो वो दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद मी एट ऑल। मतलब मैं ये ऐसे वो वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ऐसे मतलब जनरलाइजेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो कम्पीट नहीं कर पाए उस टाइम पे मेरे साथ। तो मैं उस वक्त टॉपर रहा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी, सेकंड सेमेस्टर का भी मैं टॉपर रहा। स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे अंदर का बच्चा बाहर निकलने लगा, मेरा अंदर का लावा बाहर निकलने लगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला था। क्या क्या मैंने झेला है अगर मैं बताऊंगा तो रो पड़ोगे आप, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पर मैंने जानना है अक्षय जी की लाइफ शुरुआत जनैनी से होती है। हाँ, अभी भी क्या बोलते हैं, अभी डिग्री कॉलेज में। और मैं आपको बताता चलूं कि रिसेंटली इन्होंने CUT का एग्जाम दिया था, 12th रैंक आई थी। अभी वो बताएंगे। इसके बाद मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है,
जो आपने बोला था क्रिटिसिज्म और AISF का जिक्र किया था, तो वो क्या चीज थी? पहले तो आप धन्य मतलब क्या क्या बोलते हैं, मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो जिंदगी में हमेशा टपर 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 रहा है, तो फिर मैं ये जानूंगा कि क्या कभी सेकंड नंबर पे या डाउनफॉल आए जिंदगी में? मेरी जिंदगी में एकेडमिक्स पे डाउनफॉल नहीं आए, लेकिन ऐसे बहुत डाउनफॉल आए। ओके। ऐसे इतने डाउनफॉल आए, मैंने बताया रो दोगे आप, लेकिन मैं वो अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ। और इस मुकाम पे जब आप अपनी मजबूरी और अपने हालात बताते हो, जब आप अपना रोना रोते हो, तो बेसिकली मजाक बन जाता है वो शहर में। अच्छा, तो उस पे मेरे को एक शेर याद आ गया। हाँ कि पाना है जो मकाम वो अभी मकाम बाकी है। हाँ, कि पाना है जो मकाम वो अभी मकाम बाकी है। मसा तो नाम सुना है, मसा तो अक्षय जी का नाम सुना है, इसकी पहचान बनाना अभी बाकी है, पहचान बनाना भी बाकी। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने तभी बताया कि अभी जो लाइफ मैंने झेला है वो मैं यहाँ पे अगर बताऊंगा तो क्योंकि जब आप लर्निंग फेज में या फिर जब आप बिखर रहे होते हैं ना, और बिखर के जब आप बन जाते हैं कुछ, तो बन के अपने दुख दर्द बताना दुनिया को अच्छा लगता है, वो मोटिवेशन बनता है लोगों के लिए। लेकिन जब इंसान अभी है ही मिट्टी में, तो वो जब अपना दुख दर्द बनाता है ना, वो मजाक बन जाता है जिंदगी में और लोगों के बीच। तो मैं दुख दर्द नहीं बताना चाहते आपने, शायद कभी मौका मिलेगा उस टाइम पे तो बताएंगे। मैं आपको यही बता दूं कि डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर में फिर मैं कंटिन्यूसली टॉपर रहा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई वाज स्टडीइंग ओवरनाइट। रात पढ़ रहा था मैं हमेशा रात को जागा रहता था, तो मैं 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता रहता था रात को, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहता था, जो कि आपको अनयूजुअल लग रहा होगा कि 8 घंटे कैसे पढ़ सकता है कोई। मैं ये कहता हूँ कि मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था पॉलिटिकल साइंस में और उन थिंकर्स में कि मैं बहुत पढ़ रहा था। और फिर मैंने जब पढ़ा तो फिर मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुआ ही था कि नई नई कम्युनिस्ट विचारधारा में पढ़ा था, और गरीबों का शोषण तो वो मैं झेल पा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार वो तो होता है, तो जो मेरे साथ हो रहा है गरीबों के साथ भी वही हो रहा है। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, आवाज तोड़ाना। मैं खुद गरीब था, मेरे को समझ आ रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। तो आई ज्वाइंड AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन मैंने ज्वाइन की। मैं डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर का प्रेसिडेंट बना, और उस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन को बहुत बदनाम किया गया था लोगों के बीच। क्योंकि एक बार इंसिडेंट हुआ था 2016 में, JNU में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और कन्हैया कुमार का उसमें जिक्र आया था। तो कन्हैया कुमार ये कहा जाता था कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। तो फिर एक तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है वो एंटी नेशनल देशद्रोही है, क्योंकि ये ऐसे नारे लगाते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार हमारे फेडरेशन से जरूर जुड़ा था, AISF से, लेकिन कन्हैया कुमार का साबित नहीं हुआ था कि उसने नारे लगाए हैं, और इसलिए कोर्ट ने उसको बेल दे दी थी, कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया था। वो जेल में रह के आया, लेकिन वो कभी कन्विक्ट नहीं हो पाया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे लॉज के अंदर एक चीज है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इनोसेंट ही माना जाएगा। तो इनोसेंट टिल गिल्टी का कंसेप्ट होता है। जब तक आपका सबूत आपके खिलाफ नहीं है, तो आपने चाहे मर्डर किया, जो मर्जी किया है, तब तक आप इनोसेंट हैं। तो वो इनोसेंट ही था, मतलब क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि कन्हैया कुमार से मैं सहमत हूँ। ठीक है, वो लाख गुना मतलब जो हो गया सो हो गया, रूल एंड जो रेगुलेशन है, हाँ, वो देखे हम क्यों देखें? हाँ, मैं कहता हूँ वो एंटी नेशनल ही था। हाँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को, ठीक है, रही वो एंटी नेशनल, लेकिन उसकी वजह से हमारे ऊपर ये दाग लगाए गए कि आप एंटी नेशनल हो। तो बेसिकली मुझे बदनाम किया गया कॉलेज के अंदर। मेरी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, क्योंकि मैं वहाँ का हेड था, तो मुझे चलने नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। तो बार बार अटैक्स फेस करने पड़ रहे थे। ABVP के लोग अटैक करने आते, वहाँ से हमें वहाँ पे मेंबरशिप नहीं करने देते। एक बार मैं क्लास के अंदर बोल रहा था कि राम मंदिर के ऊपर पॉलिटिक्स होती है, इवन की रिलीजन्स एंड टेम्पल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिक्स बाय पॉलिटिशियंस। एंड उस वक्त हुआ क्या कि कुछ ABVP के गूंस अंदर आए और उन्होंने दरवाजे को लात मारी। मैं वहाँ पे क्लास में था, तो टीचर भी थी मेरी वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की, टीचर को भी उन्होंने साइड करके और मेरे को वहाँ से खींचा बाहर और मेरे साथ धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी। और ये इंसिडेंट राम मंदिर का? हाँ, और डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर के विदिन प्रीमाइसेस में ये हुआ। फिर वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स आए, उन्होंने मुझे वहाँ से इवैक्यूएट निकाला, मतलब बचा के निकाला, नहीं तो वो वहाँ पे मुझे मारते या अटैक करते मेरे ऊपर। 20 लोगों का झुंड था। तो ये तक वहाँ पे हुआ। फिर वहाँ पे मेरे को कॉलेज से टर्मिनेट भी किया गया। और
क्योंकि एबीवीपी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी राइज कर रही है, बीजेपी का रूल चल रहा है, तो एबीवीपी क्योंकि पीक पे है उस टाइम पे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शंस हैं उनके। ये कब की बात है, 22-23 या ये जब 21 मैं 22 में कॉलेज आया और ये कोई 23 की बात है। Okay. 23 में ये हुआ, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया कि आप यू आर बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज और आप नहीं आ सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैं दोबारा से कॉलेज आया, मेरे को दोबारा से रखा गया। मैंने जब अपनी क्लैरिफिकेशंस दी या फिर अपना जो बताया कि मेरी क्या साइड है, तो ये सब हुआ। बार बार अटैक्स हुए मेरे ऊपर, क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन थी और पहली बार उधमपुर के डिग्री कॉलेज में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि इसको स्टैब्लिश किया जाए और एक ही इंसान उसको लेके चला है। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत लोगों की सपोर्ट है, नहीं, पहले आप अकेले बंदे थे। हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई अस्तित्व भी नहीं है और वो लोग जो मेरे साथ थे वो डर जाते थे तो वो चले जाते थे, तो मैं अकेला बचा हुआ था। तो अकेले के दम पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको बदनाम किया हुआ वो उसको डिग्री कॉलेज में एस्टैब्लिश करना और फिर वहां पे उसको राइज करवाना उसका, वो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर मी, अ टास्क फॉर मी। तो वो सब किया वहां पे डिग्री कॉलेज में। मैंने बहुत कुछ सहा, मैंने गालियाँ खाई, मैंने धक्के, मैंने अटैक सहे, एबीवीपी के लोगों के साथ बहुत सारे क्लैशेस हुए। अक्सर ये होता था कि मेरी टीचर या मेरे प्रोफेसर्स आगे पढ़ाने आते थे तो खुद नहीं पढ़ाते, बोलते अक्षय आप बताओ आगे आगे, क्योंकि वो पसंद करते थे कि मैं आगे लेक्चर दूं जाके। तो मैं लेक्चर देता था तो उसमें हो जाता था पॉलिटिकल, हो जाता था वो, क्योंकि पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं हम, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जिक्र होगा ना रिलीजियस पॉलिटिक्स का, कि दैट हाउ रिलीजन्स आर बीइंग यूज्ड इन पॉलिटिक्स। तो वो सब हुआ और उससे क्या हुआ कि मेरी एक छवि उन्होंने क्रिएट की कि ये एंटी नेशनल है, मुझ पे दाग लगाए कि ये एंटी नेशनल है। और उस पर मुझे एक बहुत मशहूर शेर याद आता है, एक गज़ल है बेसिकली, कि बेसिकली उसमें ये था कि क्योंकि जो लोग भी अपनी मतलब जिद पे अड़े हुए हैं और कुछ बदलना चाहते हैं समाज के अंदर, राइट, मतलब चेंज लाना चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम बदलना नहीं चाहता है, राइट, कि तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब, सरे राह गुजार चले गए, मेरी कर्ज अदाई से हार के शबे इंतजार चली गई। कर्ज अदाई मतलब इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब इतना था सिस्टम में, सिस्टम बदलना नहीं चाहता, तो मेरी शबे इंतजार चली गई, मतलब मैं जो चाहता था कि ये बदलेगा, शबे इंतजार, मेरी पेशेंस चली गई। तेरी कर्ज अदाई से हार के शबे इंतजार चली गई, मेरे जब्ते हाल से रूठ कर मेरे गम गुजार चले गए। मतलब मेरा ये हाल देखे कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता है, इसका तो कुछ नहीं बनेगा, ये तो नहीं उठ पाएगा इस कॉलेज में, इसके साथ तो हमेशा क्लैशेस ही होंगे। तो मेरे जो गम गुजार हुआ करते थे, मेरे साथ चलने वाले लोग, मेरे दोस्त, वो भी छूट रास्ता मोड़ देते थे। तो तेरी कर्ज अदाई को देख के शबे इंतजार चली गई, मेरे जब्ते हाल से रूठ कर मेरे गम गुजार चले गए। ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, मतलब जो धब्बा लगा था, धब्बे लगाए गए, एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, ये पागल हो गया, ये ऐसा है, ये बदतमीज है, तो दाग लगाए मेरे पूरे के पूरे मतलब जिस्म के ऊपर। ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए। अरे वाह। तो इन्हीं दागों को हमने कहा कि हाँ हम हैं नेशनल, हम एक्सेप्टेड, मैं हूँ, जनता में चले गए, मतलब महफिलों में बैठ गए कि भाई हाँ मैं हूँ नेशनल, बोलो तो क्या कर लोगे। तो यही दाग थे जो सजा सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए, ना रहा जुनूने रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुल्म में इश्क में नाज था वो गुनहगार चले गए, वो गुनहगार चले गए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मैंने इस फेज को स्टॉप किया। आई सबमिट माय रेजिग्नेशन टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हार गया था, मेरे अंदर का तो लावा बहुत था और अभी बाहर आया नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे अब आइडियाज भी बदल रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि अब कम्युनिज्म से मेरा शिफ्ट हो रहा था, तो मेरे आइडियाज के अंदर अब मॉडिफिकेशंस होने लगी। मैंने बहुत थिंकर्स को जब पढ़ा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने सोचा कि ओके, जो ASF थी था, जो भी हासिल करते हैं, जो भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ओके, तो उस पे किस तरह की चीजें डिस्कस होती थी, हम कैसा भारत से आते हैं, अब जो भी था वो किस चीज़, एक जैसे होती है कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ड्रग्स के ऊपर, ओनली ड्रग्स के ऊपर भाषण देती है, या कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, या ये चीजें होती है, बट उसके अंदर क्या सीन था? देखो, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज सिंपली अ स्टूडेंट विंग, तो उसमें स्टूडेंट्स के राइट्स की बात होती थी। तो मतलब गरीब और अमीर स्टूडेंट्स के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गरीब स्टूडेंट्स की डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल।
इंस्टीट्यूशंस के अंदर फीस हाइक नहीं होनी चाहिए, फीस बढ़नी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ। गरीब का बच्चा भी पढ़ पाए, अमीर का बच्चा भी पढ़ पाए, दोनों को एक समान इंटीग्रिटी, हाँ इंटीग्रिटी बरकरार हाँ, रहनी चाहिए। धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अंदर। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में भी नहीं होना चाहिए। और हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते थे कि हमारे सोसाइटी के अंदर सोशलिज्म होना चाहिए, कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए कि जो सोशलिज्म तो है, सेकुलर तो है, इधर तो कितने हाँ। जैन, बुद्धिज्म, हिंदू, मुस्लिम तो सारे तो पर्टिकुलरली वी आर नॉट सोशलिस्ट राइट नाउ, वी आर कैपिटलिस्ट, या फिर हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है वो मतलब कुछ गिने चुने लोग ही अमीर ना रहें, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में ना हो, बल्कि जो गरीब हैं उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। तो हम गरीबी के ऊपर बात कर रहे थे दैट देयर शुड बी इमेंसिपेशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी से हमें मतलब निजात मिलनी चाहिए। और जो मेन मोटो था टू इक्वल द पर्सन, ऑल द पर्सन रिचर आर इक्वालिटी टू इक्वल समहाउ टू सम एक्सटेंट इक्वालिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो वो बात होती थी ये इस सब के अंदर सेकुलरिज्म की बात होती थी, तो इसकी बात होती थी। तो इसी तरीके से मैंने ये सब से फिर किनारा कर लिया। ये कब की बात है जब आपने रेजिग्नेशन दिया है एएसएफ से? मैंने रिसेंटली 14 मई 2025 जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन मैंने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से रेजिग्नेशन दिया और उसी दिन मैंने उधमपुर यूथ फोरम बनाया। तो बाकी लोग केक काटते हैं बर्थडे के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक प्लेटफॉर्म उधमपुर के नौजवानों को दिया जाना चाहिए जो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहेगा, जिसके अंदर पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और एटलीस्ट हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को ऑर्गेनाइज कर सकें, यूनाइट कर सकें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम अपनी बैटल फाइट कर सकें, हम लड़ाई कर सकें। आपने एक यूथ को एक आईना दिखाने की कोशिश करी, अपने आईने में देखो अपना शक्ल और हाँ। तुम क्या थे और क्या से क्या बन रहे हो। हाँ। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने बर्थडे के दिन इनिशिएटिव लिया। हाँ, और मैंने तो जैसे कहा कि आपने कि लोग बर्थडे के दिन केक काटते हैं, हम कुछ उधमपुर के यूथ के लिए कुछ करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला केक अगर कटेगा तो सब में बटेगा। तो फिर उस दिन बनाया हमने उधमपुर यूथ फोरम, जिसमें इट वाज अनाउंस्ड कि आज के बाद जो है वो उधमपुर यूथ फोरम बनाया जाएगा और नॉन पॉलिटिकल रहेगा और पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे। ड्रग्स को ख़त्म करेंगे समाज से, हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, अगर कहीं पे सरकार गलत कर रही है तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे। तो वो पॉलिटिक्स का हिस्सा थोड़ी ना है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते और अपनी लड़ाई, क्योंकि मैंने ये सुना था कि कभी भी खुदा ने उस कौम का अस्तित्व नहीं बदला, कभी भी खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का। तो अगर आप अपनी कंडीशंस चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जो लाइफ है अगर इससे आप दुखी आ गए हैं, आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको उठना पड़ेगा ऊपर। तो आपको उठना पड़ेगा, तभी आप इस लाइफ को बदल सकते हैं। जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको बैटल स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको बैटल फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो वही था इसका पर्पस कि उधमपुर यूथ फोरम को बनाने का। उसके बाद भी बहुत सारा बैकलेश आया मुझे एबीवीपी की तरफ से कि ये तो एंटी नेशनल है, ये इसका दोगलापन है। एक तो धब्बा लग गया, पहले ठप्पा जिसको बोलते हैं, ठप्पा लग गया। हाँ। ठीक है, तो इसको एंटी नेशनल टेररिस्ट या कुछ भी मान के चलो और वो हो गया। हाँ। तो पहले जैसे आपने जिक्र किया कॉलेज में मेरे ऊपर अटैक किया गया, हाँ। एबीवीपी के जो छात्र थे उन्होंने किया। तो जब आपने बैक क्लैशेस आए, जब आपने जो फेडरेशन बनाई अभी, तो उसके बाद भी ऐसे थ्रेटन किया गया आपको? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे थ्रेटन किया गया कि ये बंद कर दीजिए आप। इवन कि मैं जहाँ पे रूम में रहता था वहाँ से मैंने शिफ्ट किया रूम, वहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हो रहा था, वहाँ पे मुझे कोई रात को अटैक करने आता था वहाँ पे। तो मेरे जो एसोसिएटेड लोग हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि उस टाइम पे जब उधमपुर यूथ फोरम बनाया था तो उसके बाद कितना ज़्यादा बैकलैश मुझे फेस करना पड़ा। मेरे जो लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई थी उनको मतलब इवन कि ब्लैकमेल तक किया गया कि आप यहाँ से चले जाओ। तो बहुत कुछ हुआ, और उस टाइम पे मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे कुछ लोग मेरे ऊपर अटैक करने आते थे रात को। तो हमने नाके तक लगाए हुए थे, मेरे दोस्त वहाँ पे मेरे कमरे के बाहर सोते थे और पूरी रात जागे रहते थे। मतलब आपको एक क्या बोलते एक डब्बा स्टैंड लगा हुआ था कि ये बंदा देशद्रोही। हाँ, नाजायज, क्योंकि वो लोग सोच नहीं पाते थे। हाँ। बेसिकली ना कुछ वो जो ग्रुप था, जो लोग मेरे ऊपर अटैक करते थे या मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाते थे, इग्नोरेंट लोग थे, अनपढ़ लोग थे, इलिटरेट लोग थे। बता दिया किसी ने कि ये ऐसा है तो भेड़ चाल चलते लग पड़े। अब मैं आपको बोल दूं कि ये टेररिस्ट है तो आप इसको गोली मारोगे क्या? यार सबसे पहले आप खुद जानोगे ना कि ये टेररिस्ट है या नहीं है।
लेकिन वो लोग जान नहीं सकते थे, वो सोच नहीं सकते थे। वो गांधी को इसलिए गालियां निकालते थे क्योंकि गांधी को पढ़ नहीं सकते थे। हाँ। वो मुझे इसलिए गालियां निकालते थे क्योंकि मेरे को समझ नहीं सकते थे। उनके अंदर इतना रीजन, रैशनैलिटी और लॉजिक नहीं था कि वो मेरी बात समझ सकें, वो मेरे तक घुस सके, मेरे अंदर तक, मेरे दिमाग की हालत जान सके, मेरे आइडियाज को समझ सके। मैंने कई बार उनको चैलेंज किया कि आओ मेरे सामने, हैव अ डिबेट एंड डिस्कशंस विद मी एंड लेट द पब्लिक डिसाइड हु इज राइट हु इज रॉन्ग। बट दे पीपल वर नॉट एबल टू डिबेट। वो डिबेट नहीं कर पाते थे क्योंकि अनपढ़ थे, तो वो भेड़ चाल चलते थे। मतलब एक दूसरी बात है, उनके माइंड में वो परसेप्शन बन गई थी कि हाँ। ये बंदा उनको मिसगाइड किया जाता था, मिसगाइड। उनको मिसगाइड किया जाता था कि ऐसा है तो ऐसा है, हाँ। ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है तो बस। हाँ, अभी मैं और जहाँ तक मैंने पढ़ा और जाना आपको, अभी रिसेंटली आपके ऊपर आईपीसी की 3 धाराएं लगी हुई। हाँ, मेरे ऊपर एक एफआईआर लगी है जिसमें आईपीसी 353, 147 और 341 लगाया गया है। मैं अपने गांव में प्रोटेस्ट कर रहा था इसलिए क्योंकि वहां पे अवैध तरीके से गाय भैंस की तस्करी होती थी। तो वहां पे रात को बुच्चड़ जिनको हम बोलते हैं, वहां पे वो गाड़ियां भर भर के गाय वहां से बुच्चड़ मतलब? हाँ, बुच्चड़ मतलब जो स्लॉटिंग करते हैं एनिमल्स का, ओके, ओके, गाय ओके, भैंस ओके। को मार के खाते हैं और ओके, ओके, काटते हैं, हाँ। लेके जाते हैं। तो वो लेके जाते थे रोज। तो यही हालत थी। तो मेरे गांव के नौजवानों ने मुझे कहा कि ये चल रहा है, ऐसा तो सीन चल रहा है, तो आप हाँ। चला गए उधर। हाँ, तो उनके दबा तो आपके पहले भी ऊपर लगाया हाँ। कि ये बंदा मैं उस दबे की बात ही नहीं करता हूँ। मैंने बोला जो दब्बा लगाया जिन्होंने वो पागल है, उनको मतलब खुद उनका दिमाग ही नहीं है। हाँ। अरे एंटी नेशनल हो तो जस्टिफाई करो ना, कैसे हो। हाँ। तो मैं उधर गया गांव में और गांव के लोगों ने मुझे ये भी बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज एक पोस्ट को क्रॉस करके आती है वो गाड़ी, तो रोज गाड़ी अगर पोस्ट क्रॉस कर रही है तो क्या पोस्ट के ऊपर कुछ चेक नहीं किया जाता है? और वहां से आ कैसे रही है? ये क्वेश्चन मार्क तो हमारी पुलिस पे जा रहा है, पुलिस के ऊपर जा रहा है। पुलिस की पोस्ट से कैसे क्रॉस करती है गाड़ी रोज? इसका मतलब पुलिस इन्वॉल्व है उसमें। तो हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। रात को हमने गाड़ी पकड़ी और दूसरे दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो है इसके ऊपर हम सवाल खड़ा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस के जो भी चूकिया है उन पे यार चेकिंग हाँ। तो करो यार। और हो जो भी क्या रहा है पुलिस exactly? में अगर लूप होल्स, पुलिस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए। हाँ। क्योंकि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही नहीं हो रहा है। पुलिस को बात लग गई। अब प्रोटेस्ट कर रहे थे हम, तो हमने 200 लोग बैठे हुए थे हम सड़क में। तो आई वॉज लीडिंग द प्रोटेस्ट, मैं प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे साथ कुछ साथी और भी थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लगा दी एफआईआर। 353 हमारे पे जो सेक्शन लगाई गई थी, मैं आपको बता दूं 353 तब लगाई जाती है जब आप पुलिस वालों को मारो, मतलब आप असॉल्ट करो, राइट। ओके। आप किसी को मार रहे हो, धक्का मुक्की दे रहे हो, राइट। लेकिन उस धक्का मुक्की में भी आपका इंटेंशन होना चाहिए। मतलब आपने इंटेंशनली किसी को धक्का दिया या मारना चाहते थे आप, या आपने पुलिस का रास्ता रोक के उनको काम नहीं करने दिया। लेकिन इंटरफेयर करना किसी के काम में, हाँ, इंटरफेयर करना और मतलब धक्का मुक्की या फिर मारना किसी को। भाई हमने तो कुछ किया नहीं था, हम तो सिंपली पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम तो रोड पे बैठे हुए थे। दूसरा हमारे पे लगाई गई 147 कि ये दंगा फसाद हो सकता था। भाई कौन से दंगे हो सकते थे? आपने तो हक के लिए या राइट के लिए किया था। कौन से दंगे? आप राइट के लिए बोलोगे और तब भी एंटी नेशनल कहलाए जाओगे। मेरे गांव के इतने मासूम लोग, मेरे चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इतने मासूम लोग जो 100 रुपए की शराब की बोतल पे वोट दे देते हैं, जो 500 रुपए के पीछे वोट दे देते हैं, वो लोग दंगे करेंगे? मतलब एक आम इंसान आज के टाइम पे दंगे नहीं कर सकता है। मतलब पर्टिकुलरली मैं अपनी जनता की बात करूं, भाई वो पुलिस के सामने जाने से डरते हैं। वो मुझे मतलब अपने बच्चों को बोलना नहीं देना चाहते हैं कि कहीं पुलिस में ना फंस जाए, ये तेरे को क्या लेना है, हम नहीं बोलेंगे। वो अपने हक के लिए लड़ते, वो कैसे दंगे कर सकते हैं? क्या उनको अपनी जान की फिक्र नहीं है कि वो दंगे करेंगे? तो दंगे वहां पे कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं दंगे होने की। कैसी पॉसिबिलिटी भाई? एक 147 लगाया और लगाया 341 कि आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है रोड का, मतलब रोड को आपने ब्लॉक किया था, हमने रोका था। चलो ये जस्टिफाइड भी है किसी हद तक कि आपने रोड को रोका था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम रोड पे ना बैठते तो कहां, मैं पहाड़ी पे बैठता, ऊपर जाके पहाड़ी पे बैठता तो मेरी बात सुनता। आवाज उठाओगे तो रोड को ही ब्लॉक करोगे ना। अगर रोड को ब्लॉक नहीं तभी करूंगा तो प्रशासन को आंख से देखेगा ना कि हो क्या रहा है। अब मेरा खेत है, खेत में प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं, कौन सुनेगा? कौन देखेगा उधर, कौन सुनेगा? भाई प्रोटेस्ट तो तब किया जाता है ना कि सोसाइटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेशराइज हो
कि अगर नहीं खोलेंगे तो ये लोग क्योंकि रोड खोलना मजबूरी पर जाती है, फिर हमारी बातें उनको डिमांड्स माननी पड़ती हैं। अब क्या प्रोटेस्ट में जंगल में करता जाके, भाई रोड पे नहीं करता तो कहां करता प्रोटेस्ट में? क्योंकि रोड पे इसलिए किया गया ताकि प्रेशराइज किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर हमारी बात को माना जा सके। मैं अपने खेत में नारे लगाता तो डीसी मैम आती उधर, या एसएसपी आता उधर, या फिर पुलिस के लोग अधिकारी आते उधर। जो आपके ऊपर एफआईआर की गई, हाँ, तो वो बेलेबल थी या नॉन बेलेबल? वो बेलेबल थी। बेसिकली वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, क्रिमिनल केस था। लेकिन उस एफआईआर को फिर हमने, वो कोर्ट में गई, अभी कोर्ट में वो चैलेंज हुई, तो उसमें से एक दो धाराएं उन्होंने हटा दी है। अभी वो चार्जेस की स्टेज पे चल रहा है। 147 उन्होंने हटा दिया है कि 147 नहीं था, 353 भी उन्होंने हटा दिया है कि ये नहीं लग सकता था, ये अनजस्टिफाइड है। तो 352 कैसे लगा? 353 हटाया है। अच्छा, 353 हटा दिया। अभी जो 3 धाराएं लगी थी, 147 341 और 353 और 147 पुलिस ने हटा दिया कि गलती से लग गए। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने अब अनडिक्शन ऑफ चार्जेस की एप्लीकेशन दी है कि मतलब बदल के कुछ और धाराएं लगाएंगे, जो हमने लगाई थी वो ठीक है, वो अनजस्टिफाइड थी। तो अभी वो केस चल रहा है, वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस केस में कोई है ही बेसिस ही नहीं है, उसमें कोई वजन ही नहीं है। आप तो हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, उस केस में एग्जैक्टली। तो हम पे वो एफआईआर लगी थी, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है वो केस अभी भी चल रहा है, और ये 3 धाराएं मुझ पे लगी हुई थी। तो आप एनईपी के अंडर आते हो? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो मेजर में आपका पॉलिटिकल था? पॉलिटिकल साइंस। तो मास्टर को क्या सोचा आप? मास्टर्स कर रहा हूँ मैं। मास्टर कर रहे हो किसमें? मेरा जेएनयू का सीट निकला था, सीईटी में ऑल इंडिया रैंक 12 आया था आउट ऑफ 12 लाख स्टूडेंट्स। तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं करा? मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कुछ फैमिली की वैसी कंडीशंस थी, और मैं फैमिली की वजह से बाहर नहीं जा पाया। तो इसलिए मैं अभी एज अ लेक्चर हैप्पी मॉडल हाई सेकेंडरी में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर हूँ। और साथ ही साथ मैं, जब मेरे कॉलेज के दिन चल रहे थे तो तब मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे। तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था बच्चों को, उधर भी बहुत सारे डिग्री कॉलेज के बच्चे और कई सारे जम्मू कश्मीर से 8 लाख से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। कि मैंने आपके बारे में एक किस्सा सुना था, किसी खास बंदे ने मेरे को बताया था कि मैं 3 लड़कों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3 लड़के थे जो 12th में, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में निकाली। वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। अब पता है, एक फेलियर 11th 12th में बंदा फेल हो रहा है तो कॉलेज जा रहा है, तो सोसाइटी का परसेप्शन क्या होता है? भाई टॉप पर बंदे फेल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, खास करके मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनसे राबता नहीं हुआ, ठीक है, सेकंड में हुआ। और जहां तक मुझे मैं एग्जैक्टली नहीं हूँ, जहां तक किसी ने मेरे को बताया कि उन बंधु ने जब आपकी कंपनी के अंदर आए, ठीक है, कंपनी इन द सेंस आपके फ्रेंड सर्कल में आए, तो उन बंधु ने 3rd 4th या 2nd 3rd रैंक वो हासिल की। तो उसका क्या? देखो यार, कुछ बच्चे थे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि 12th में अपनी 12th पास नहीं कर पाए थे, ठीक है। कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में भी उनकी बैक आ गई थी। तो फिर जब हमारी दोस्ती हुई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनको फिर पास करवाया या नहीं, कंपनी में जब हमारी कंपनी में आए वो, तो फिर धीरे धीरे वो, क्योंकि हमारी कंपनी में, आप भी हमारी कंपनी में होते हो, तो डिस्कशंस आर ऑलवेज एजुकेशनल। मतलब बात ही की जा रही है किसी मुद्दे के ऊपर, इक्वालिटी और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, कैसा देश होना चाहिए, फिलॉसफी, ये सब चीजें इसकी बात होती है। तो धीरे धीरे जब उन्होंने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, मेरे साथ जुड़े, तो क्योंकि मैं ज्यादा इन्हीं चीजों में नॉलेज रहता था पॉलिटिक्स में, तो वो भी पॉलिटिक्स में आ गए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो मेरे साथ जुड़ गए। उसी के साथ साथ AISF में वो मेरे साथ जुड़ गए। और 12th में वो 1-2 मतलब उनको साल लग गया था उसको निकालते हुए, फर्स्ट ईयर में बैक आई थी। धीरे धीरे उनकी बैक क्लियर होने लगी और उन्होंने अपने एकेडमिक्स के फील्ड के अंदर मतलब एक ग्रोथ पकड़ ली। और फिर जब वो फाइनल ईयर में कॉलेज से बाहर निकले तो उनकी 2nd और 3rd रैंक्स थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कंपनी में रह के, मतलब हाँ, एक ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा मैटर करता है। अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले दोस्त हैं तो वो बहुत मैटर करता है, और अगर आपकी दोस्ती यारी किसी नशे करने वाले के साथ है तो वो फिर वैसा ही हो जाता है, तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसा जैसा मेरी लाइफ चल रही थी वैसी वैसी ही उनकी लाइफ हो गई, तो वो भी पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हो गए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर, इवन की टीचिंग तक स्टार्ट कर दी कुछ लोगों ने पढ़ाना यूट्यूब के ऊपर, अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, आई एम ग्लैड टू सी दैट। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यस,
फ्रेंड सर्कल, क्योंकि मैं भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में आया जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव कर पाया। तो मैं भी प्रोफेसर्स और जो लॉयर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इनके साथ मेरा उठना बैठना रहा, और उनकी वजह से ही मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाया, या फिर मतलब पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट मतलब डेवलप हुआ। तो फिर दे आर डूइंग रियली वेल राइट नाउ। वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज द क्लोज वन टू मी, अनफॉर्चुनेटली एक बार हम नहाने गए यहाँ पे उधमपुर में पीछे, तो वहाँ पे वो नहाते हुए डूब गया। मैं भी उसके साथ था, मैं भी डूब गया था, वो भी डूब गए थे, मैं बच गया, वो उसकी डेथ हो गई, ना जाने मैं कैसे बच गया। तो वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मुझे बहुत सदमे में रहा मैं। बैकलैश भी फेस करना पड़ा, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है कि तुम दोनों नहाने गए थे, कहीं कोई साजिश नहीं है, कहीं कोई मतलब तूने तो कुछ खुद तो नहीं डुबाया उसको। तो जब ये बातें झेलनी पड़ी तो मतलब बड़ा मतलब टूट जाता है मतलब बिखर जाता जो है। अपना दोस्त है और दोस्त पे आप उसके पेरेंट्स ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि मतलब ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाए। मतलब आसपास के जो लोग थे और जो लोग पॉलिटिकली इस चीज को देख रहे थे कि ये उस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने बहुत अंदर से उनको वो जो है वो लगाने की कोशिश की कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो पहले किसी और के साथ था, फिर इसके साथ आया, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो इंसान को तोड़ देती हैं वो चीजें, क्योंकि मैं आपके साथ अगर मेरी दोस्ती है तो यार दोस्ती दोस्ती होती है। पॉलिटिकल वे पे मत लेके चले यार। कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरी अगर समथिंग मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी दोस्ती अच्छी है, तो मैं बोलूँ आप मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, तभी हम दोस्ती कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन दोस्ती का ये मतलब नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि आप जुट हो जाओ, या उधर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करी तो तुम्हारी दोस्ती खत्म, ऐसा तो नहीं होता। दोस्ती यार दिल से होती है, बहुत किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होके नहीं होता। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, मैंने कभी नहीं बोला उनको कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करो। दोस्ती है तो दोस्ती है भाई, दोस्ती में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, आइडियाज अलग हो सकते हैं, ले दे के फकत अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखें इस दुनिया को किसी और की नजर से। सो ऑल आई हैव इज माय आई, ऑल आई हैव इज माय पर्सपेक्टिव। यू कैन हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, आपका अलग पर्सपेक्टिव है, मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव्स की इज्जत होनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोस्ती में मैं तुम्हें अपने साथ शामिल करूंगा और मैं कहूंगा कि मेरी विचारधारा को मानो, तो नहीं। बट कुछ लोगों ने उसको उस एंगल से लिया कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और इसने खुद मार दिया होगा उसको, तो वो इंसान को बिखेर देता है। और टूट कर बिखर कर उठना, उसमें तो मजा है। एक मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, आप साइंस बैकग्राउंड से फिर कॉलेज में आपने पॉलिटिकल साइंस ली, क्या पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा है? पॉलिटिक्स में जाने का और ना जाने का इरादा, देखो फ्यूचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैंने जो उस दोस्त के साथ डिसाइड किया हुआ था वो मैं पूरा तो नहीं कर पाया। क्या क्या ख्वाब थे हमारे, वो ख्वाब बिखर गए, क्योंकि वो मेरे अकेले होने से पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम दो थे इसलिए ख्वाब थे, एक चला गया तो ख्वाब बिखर गए। तो मैं जब सेकंड थर्ड में होता था, डॉक्टर बनना चाहता था, फिर मैं उसके बाद जैसे जैसे बंदा बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसके ड्रीम भी चेंज होते हैं। तो मैंने लाइफ में यही सीखा है कि फ्यूचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जो आप प्रेडिक्ट करते हो वैसा होता नहीं है। बट राइट नाउ मैं पॉलिटिक्स मैं एक्टिव हूँ भी या ना भी हूँ, मतलब अपने अधिकारों की बात करता हूँ। ड्यूरिंग इलेक्शंस मैंने कैंपेनिंग भी की। मैं चाहता था कि एक नया नौजवान कोई आगे आए, तो मेरा एक दोस्त हाँ जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो मेरा एक एसोसिएट था, एक कलीग था, वकील था वो, तो मैंने उसको बोला कि लड़ इलेक्शन। तो मैंने उसको इलेक्शन किसी पार्टी के थ्रू लड़ रहे थे या इंडिपेंडेंटली लड़ाई, ये हमें हमारे ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं होने चाहिए। ओके ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको लड़नी चाहिए इलेक्शंस। तो फिर हमने उनको रेडी किया धीरे धीरे, फिर वो मैनिफेस्टो वगैरह फ्रेम किया मैंने ही, फिर वो उनको जनता के बीच में हम लेके गए और इलेक्शंस उनको कॉन्टेस्ट करवाई, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। हालांकि हम इतना सक्सेसफुल नहीं हुए उन इलेक्शंस में, बट हाँ ट्राई किया। बट रिजल्ट कैसा रहा? फाइनल जो देखा जाता है आउटकम्स देखे जाते हैं, इनपुट का नहीं पता। फाइनल रिजल्ट जो था उसको मिले थे 500 वोट, और 500 वोट मैं समझता हूँ कि बहुत थे। मतलब 500 वोट जितने एफर्ट्स लगाए थे उतने थे, और उतने ही मिलने चाहिए थे, उससे ज्यादा मिलने भी नहीं चाहिए थे। क्योंकि अल्टीमेटली ये आप खुद समझ आते हैं कि आपको इलेक्शंस में क्या रिजल्ट मिलेगा। और सारी चीजें आपके कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैटर करता है आपकी ग्रिप सोसाइटी के अंदर कैसी है, सोसाइटी के अंदर ग्रिप कैसी है। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने वोट मिल गए थे। मैं समझता हूँ कि इतना एफर्ट भी नहीं लगाया था कि जितने वोट मिल गए। मतलब जो आपने इनपुट दिया था उस हिसाब से आउटपुट बढ़िया था, आउटपुट ठीक था।
उस हिसाब से हमने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट की, मैंने नहीं की, उसने की, लेकिन हाँ हम मतलब शामिल थे उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, लोगों का रुख जाना, पर्सपेक्टिव्स जाने, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चली कि कैसे क्या होता है। मात्र 20 साल की उम्र में बहुत कुछ जिया। लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का मैं बन गया प्राइवेट स्कूल में, जो कि बड़ा सिंपल सी बात है, मतलब आम सी बात लगती नहीं, अगर बात की जाए, But अगर मैं सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल के अलावा छोड़ के अगर उधमपुर की बात मैं करूं तो हैप्पी मॉडल नंबर 1 पे है। डीपीएस भी, और डीपीएस में मैं सेलेक्ट हुआ था, मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। तो हैप्पी मॉडल हाई सेकेंडरी में मैं लेक्चरर बना। तो देखो ये आम सी बात है, लेक्चर बनना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी क्योंकि आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल पे वो आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आपको पीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास एमए होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए। मेरे पास ना एमए है ना बीएड है, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। तो फिर अगर अथॉरिटीज मुझे अपॉइंट कर रही हैं तो किस बेसिस के ऊपर कर रही है? आपकी स्किल। हाँ, तो वो चीज़ थी। उसी के साथ साथ मैं लिखता भी बहुत हूँ, जैसे मैंने एडिटोरियल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, इवन की अपनी किताबें तक लिखी जिनको मैं पब्लिश नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है ये फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, पब्लिश करने के लिए आपको पैसा वगैरह चाहिए होता है। तो ये सब किया, यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करना, ये सब हुआ। मतलब आपकी जो जर्नी है पूरी की पूरी, क्या बोलते हैं, विद लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, मेडिकल बैकग्राउंड से बंदा साइंस आर्ट्स में स्ट्रीम में जाता है, और स्ट्रीम में जाने के बाद फिर बंदा आर्टिकल लिखता है, आर्टिकल लिखने के बाद बंदा पोइट्री भी करता है, कविताएं भी लिखता है। यार एक बंदे में इतनी क्वालिटी, हैट्स अप टू यू अक्षय सर। ये क्वालिटी नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं अभी कुछ हूँ ही नहीं। देखो, अपनी हालत पे रोना आता है, और इस हालात से आप जो आए, जिस हालात से आप आए और ये चीज करी, तो आई थिंक कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मैं भी ये चीज करूं, लेकिन आई थिंक कि आप परफेक्ट एग्जांपल सेट कर पाओ उनके लिए। देखो, इस मार्ग पे चलना है। अपनी लाइफ में ये सब किया, हाँ। मतलब जो कुछ भी नहीं किया, हाँ, मतलब कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर किया हाँ। तो वो इसलिए किया क्योंकि मेरे हालात वैसे थे। हाँ। मैं अक्सर ये समझता हूँ कि अगर मैं कुछ वैसे बैकग्राउंड से आता, मेरा बाप अमीर होता या फिर तो शायद आप नहीं कर पैसा होता, हाँ। तो मैं बिगड़ गया होता। हाँ। तो इंसान जब टूटता है, बिखरता है, फिर ही वो बुलंदी पे पहुंचता है। तो धूल से उठ के आना बहुत मजेदार होता है कि आप ऊपर पहुंच के धूल में भी चले जाओ ना वापस, फिर आप फर्क सकते हो। फर्क ही नहीं पड़ता, धूल से ही तो आए थे। हाँ। प्लेटफॉर्म पे सोने वाला बंदा हाँ। कल को आईएएस बन जाए, कल को लीडर बन जाए, हाँ। और वापस फिर हार भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? प्लेटफॉर्म से उठ के आया था, क्योंकि आपने वो लाइफ जी है, नीचे से लाइफ जी है ऊपर तक। अगर ऊपर से गिरोगे तो तब भी नीचे की लाइफ जी सकते हैं। ऑब्वियसली जी सकते हैं। मुश्किल उनके लिए है जो ऊपर थे और ऊपर से नीचे गिरे, उनके लिए राइट, उनके लिए मुश्किल है। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम तो हर एक परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार है भाई। मुझे तो मौत से डर नहीं लगता है, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि आप जिस दिन मेरे दोस्त की डेथ हुई थी उस दिन मैंने समझ लिया था कि मैं मर चुका हूँ। देखो, जब आपने बोला लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो क्या पता अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो मैंने जिस दिन मेरे दोस्त की डेथ हुई थी ना, मैंने उस दिन ये ठान लिया था कि अक्षय अब तो मर गया है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि मैं 19 साल की उम्र में मर गया था, लेकिन मुझे शायद 60-70 साल की उम्र में दफनाया जाए। क्योंकि जो मैं हूँ वो तो कब का मर चुका है। तो अब मुझे जीने में डर नहीं लगता है, अब मुझे कोई कुछ भी बोल दे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं हर एक चैलेंज उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं सड़क के ऊपर सोने के लिए तैयार हूँ, और मैं सल्तनतों के साथ टकराने के लिए भी तैयार हूँ। सबसे बड़ी बात है विल पावर, राइट। जिस बंदे के अंदर विल पावर है ना, वो कर सकता है। आई हैव अ लॉट ऑफ विल पावर। मुझे ना एमएलए से डर लगता है, ना डीसी से डर लगता है, ना मुझे चीफ मिनिस्टर से डर लगता है। मैं सामने उनकी जो धोती है वो उतार सकता हूँ। मतलब अभी आपने एमएलए का जिक्र किया, हाँ, तो आपने एक पॉडकास्ट किया था मनकोटिया सर से, बलवंत सिंह मनकोटिया से, हाँ। बलवंत सिंह मनकोटिया सर से, तो वो क्यों नहीं यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला आपने? क्या चीजें थी उसके अंदर जो आपको मना किया गया या आपको प्रेशराइज किया गया कि यूट्यूब पे ये चीज नहीं डलनी चाहिए? क्या आपने वहां पे भी जो ग्राउंड रियलिटी सच था
वही उनसे पूछा था, क्या सीन था, हाँ, क्यों नहीं अपलोड इस किया? पे काफी सारे लोगों को डाउट है कि मैंने बलवंत सिंह मनकोटिया जी का इंटरव्यू लिया था और वो अपलोड क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि उस इंटरव्यू में हुआ क्या था। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इंटरव्यू किसकी तरफ से लिया था। तो एक न्यूज चैनल था इंडियन ट्रिब्यून के नाम से, वो जो इंडियन ट्रिब्यून न्यूज चैनल था उनके थ्रू मैंने इंटरव्यू लिया था। तो उनकी टीम आई थी मेरे साथ इंटरव्यू लेने, कैमरा उनका था, फोटोज वीडियोस वही मैनेज कर रहे थे। बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, जब मैं उनके साथ बैठा तो मैंने पहले से उनसे बात की थी कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू होगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब मैं उनके ऑफिस में बैठा, उन्होंने मेरी शक्ल जब देखी और फिर उन्होंने कहा कि सवाल लाए हो। मैंने बोला सवाल लाए हो मतलब क्या? मतलब स्क्रिप्ट लाए हो, मतलब क्या सवाल पूछोगे, क्या किस चीज के ऊपर बात करोगे? मतलब कि पॉलिटिक्स का आपने एक पॉलिटिकल लीडर का अगर वो लेना है कि आपने इंटरव्यू लेना है तो उसको पहले पर्चा देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर रटेगा। एग्जैक्टली। तो बलवंत सिंह मनकोटिया मुझे कहते हैं कि सवाल लाए हो, स्क्रिप्ट लाए हो, क्वेश्चंस लाए हो, क्या पूछोगे? मैंने बोला सर आपकी लाइफ के बारे में पूछोगे कि आप इतने ऊंचे मकाम पे कैसे पहुंच गए। यार मैं मतलब सवाल लाऊंगा मैं, क्या बात हुई? मैंने बोला सर हम तो कैजुअल इंटरव्यू करते हैं, तो हम बेसिकली आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतने बड़े मकाम में कैसे पहुंच गए, या आपने इतनी कौन आपका इंस्पिरेशन रहा और क्यों आपने पॉलिटिक्स। लेकिन वैसा था नहीं, मैं ये सब पूछने वाला था नहीं, क्योंकि मैं था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर। मैंने उनको वोट दिया था, उनको दिया था, जिसको भी दिया था, लेकिन मैं वहां का वोटर था। लीडिंग पार्टी वो है तो आपका हक बनता है कि अगर उधर कुछ गलत हो रहा तो आप आवाज उठाओ ना। He is my MLA. हाँ। And as a voter, it's my moral responsibility to ask question to my representative. Yes. तो मैं वहां पे लाइफ वाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहता था, मैंने यही पूछना था कि भाई आउटपुट क्या है, जो वादे किए गए वो कहाँ है। हाँ, और जो वो एक जो 5 साल के बाद आप आते हो, हर घर में जाओगे, उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हो क्या रहा है। और वो जो कंटिन्यूअस पार्टी शिफ्टिंग है, हाँ। पहले बीजेपी में, फिर पैंथर पार्टी से बीजेपी में आ गए, बीजेपी से आम आदमी पार्टी, ये जो सडन पार्टी शिफ्टिंग था, मैं इसके ऊपर पूछना चाहता हूँ। चैन चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। असल में विचारधारा क्या है? बलवंत सिंह मनकोटिया ने मुझे कहा कि 20 मिनट मिलेंगे। ओके ठीक है, 20 मिनट में भी हम अपना आउटपुट निकाल देंगे, 20-25 मिनट मिलेंगे। तो मुझे समझ आ गई कि बलवंत सिंह मनकोटिया शायद मेरे को जानते हैं पहले से, और इनको पहले से मतलब ये थोड़ा सा मेरे साथ इनका एक अलग सा नैरेटिव इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। जब मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने धीरे धीरे सवालों का सिलसिला स्टार्ट किया। तो मैंने ड्रग्स के ऊपर पूछा, मैंने पूछा ड्रग्स के ऊपर क्या ख्याल है आपका, और ये जो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स चल रहे हैं और ये जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है और बॉर्डर से ड्रग्स इस साइड आ रहा है, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में ड्रग्स आ कैसे रहा है, तो क्या बोलते हैं नहीं ड्रग्स जो है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम मैराथन्स कराते हैं लोगों को, तो हम मतलब दौड़े करवाते हैं नौजवानों को, तो हमारा आपका सभी का सहयोग है कि हमें ड्रग्स को खत्म करना होगा। मैंने बोला व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग। ओके हाँ, जहां तो आपके बॉर्डर पोरस है, जहां आपके बॉर्डर के ऊपर जो अफसर है वो मिले हुए, ड्रग्स आ कैसे रहा है, कश्मीर से उधमपुर ड्रग्स आता कैसे है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता मतलब आप मेरे रूम पे बैठे हुए हो, हाँ ठीक है, बॉर्डर आ गया ये चीज, सिंपल सी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। अगर अक्षय ठाकुर जी मुझे नहीं जानते, हाँ, तो मेरे रूम में कभी नहीं आते। मैंने इनको परमिट किया अपने रूम में आने के लिए क्योंकि मैं मिला हुआ, इन द सेंस मेरी दोस्ती है, तभी आए। क्योंकि ये मैं डोडा से हूँ, ये चनैनी के हैं, तो हमारी वार्तालाप कैसे हुई, बातचीत से हुई, हमारा आना जाना कैसे होगा, क्योंकि हमारी दोस्ती स्ट्रांग है, तो तभी। तो जब ये नशे के ऊपर बात आती है कि एक बॉर्डर पे हमारे क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं या सैनिक खड़े होते हैं, तो उधर से जब इंपोर्ट कैसे होता है हमारी कंट्री में। एग्जैक्टली और यही हुआ कि मैंने उनको बोला कि अगर कश्मीर से भी जम्मू या उधमपुर में ड्रग्स आ रहा है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आपकी अथॉरिटीज क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी एजेंसीज क्या लगे हुए हैं, ठीक है, चेक करो ना। बिल्कुल, एक ड्रग डीलर दूसरे ड्रग डीलर से बात कर रहा है, नाके क्या कर रहे हैं, आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, आप फोन कॉल ट्रेस नहीं कर सकते उनके, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में ड्रग्स आना मतलब क्या, मतलब और फिर मुद्दा बोलते हैं कि हम साइकिलिंग करा रहे हैं, रेस करा रहे हैं, साइकिलिंग रेस से क्या ड्रग फ्री फ्रॉम इंडिया, तो हाउ ड्रग फ्री फ्रॉम इंडिया कैसे होगा। मतलब आप ये चाहते हो कि डीलिंग ड्रग्स की चले, सेल हो ड्रग, लेकिन बच्चे कंज्यूम ना करें, ये कैसे इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि मॉरली और एथिकली राइट क्या है, उसके सही क्या गलत क्या, उसको मजा आता है कंज्यूम कर लेता है वो। तो मैंने कहा कि क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है
क्या एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है? तो उसमें वो कहते हैं, मतलब उन्होंने ऐसे ही कर दिया कि नहीं, उनकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जो मुख्यमंत्री की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैंने बोला केंद्र की सरकार क्या कर रही है? फिर दूसरा मैंने उनको पूछा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कितने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? देखो एक दूसरी बात, जब उन्होंने ये बोला कि एमसी का मेंबर क्या कर रहा है या हाँ। कुछ भी, अब पर मैं बात बताता हूँ, अगर आपने सोसाइटी को साफ रखना है तो सबसे पहले मेरे को नहीं लगता कि पड़ोसी घर साफ करोगे, सबसे पहले तो अपना घर साफ करोगे, उसके बाद दूसरों को अवेयर करोगे ना कि घर की सफाई रखनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आते हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है। तो मैंने कल बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सीएम तो आधा सीएम है। हाँ। यूटी बनने के बाद सीएम के पास पावर नहीं होती है। और दूसरा गवर्नर के पास होती है। दूसरा उनको मैंने पूछा कि अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है, उसको लग जाती है, कितने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिससे कि बच्चों को ड्रग्स की आदत से छुड़ाया जा सकता है, और उसका प्रोसीजर क्या है? ही वाज नॉट एबल टू टेल द प्रोसीजर। उन्होंने बोला कि रिहैबिलिटेशन सेंटर को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता पाए। तो अभी वो ढीला होने लगा इंटरव्यू, अब लगाम कसी जाने लगी है भी जम्मू कश्मीर में रिहैबिलिटेशन। वही तो पूछा उनको, मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आपने अपने लेवल पे क्या किया एज अ लेजिस्लेचर? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कोई बिल इंट्रोड्यूस करना असेंबली के अंदर? आप बार बार ब्लेम कर रहे हैं सीएम ने क्या किया। सीएम से जब मैं इंटरव्यू करूंगा तो पूछ लूंगा उसको, राइट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर मी एज अ लेजिस्लेचर, एज एन एमएलए, हैव यू एवर इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द असेंबली? आपने कोई मेमोरेंडम लिखा सरकार को ड्रग्स के बारे में? नहीं लिखा, सिर्फ साइकिलिंग करवाई और मैराथन करवाया। तो मैंने वो पूछा, तो फिर वो धीरे धीरे इंटरव्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा। फिर मैंने उनको पूछा कि आपने पहले आप पैंथर्स पार्टी में हुआ करते थे, पैंथर्स पार्टी ने आपको जो है वो वहां से आप एमएलए बने, वहां पे आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई, एक अंदाज था आपका, उसके लिए आप जाने जाते थे, बेबाक अंदाज होकर बोलना, असेंबली में हंगामा करना, माइक तोड़ देना, और एक शेर उनको उस टाइम पे कहा जाता था पैंथर्स पार्टी में। फिर आपने पैंथर्स पार्टी छोड़ी, फिर आप आम आदमी पार्टी में आ गए, और पैंथर्स पार्टी आपने इसलिए छोड़ी क्योंकि ये इल्जाम लगाए गए और आपने भी कहा कि ये जो घर की कंट्रोवर्सी है सड़कों पे नहीं आनी चाहिए, मतलब हर्षदीप सिंह के और बलवंत सिंह के बीच में। दूसरा मैंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी में आपने थोड़े से समय पे जो है वो काम किया, 1-2 महीने में आपने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी, ठीक है। और छोड़ते वक्त क्या कहा आपने कहा कि ये बागड़िए, आपने बागड़ियों जैसे टर्म्स यूज किए। उसी के साथ साथ आपने ये कहा इवन कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने पार्टी के साथ जो है वो बेईमानी की है, गद्दारी की है, राइट। और पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की है, वो पार्टी में रहते हुए बीजेपी के साथ काम कर रहे थे मिलके, मतलब एंटी पार्टी एक्टिविटीज, राइट। आम आदमी पार्टी में आप थे और बीजेपी के साथ मिले हुए एक ऐसा दोगला दोस्त जो अक्षय जी के लिए भी काम कर रहे हो, रोहित के लिए भी काम कर रहा है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने उस टाइम पे ये कहा था कि मैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं था और हूं और रहूंगा, और मैं आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, मतलब डिफेमेशन का केस करूंगा। इन्होंने मेरी इमेज को खराब किया, डिफेम किया। 2 महीने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बताओ आपकी विचारधारा कौन सी है? आप पैंथर्स पार्टी की विचारधारा के ऊपर चलते हो, आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा के ऊपर चलते हो, आप बीजेपी की विचारधारा के ऊपर चलते हो। पहले तो एंटी बोल रहे हो, हाँ, पहले बीजेपी के लिए एंटी, बीजेपी आसी है, हाँ, फिर उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ती। इवन की इलेक्शंस के टाइम ये तक बोला था कि ये मुजरा करने वाली है जनानी है, स्मृति ईरानी के लिए मुजरा, हाँ, मुजरा कौन करता है? कोठे पे मुजरा कौन करता है? जो नाचती है रोहित, राइट। सो दीस काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैज बीन यूज्ड फॉर द बीजेपी, और आप उसी पार्टी की गोद में बैठते हो फिर जाके। तो ये मेरा ऐसा वोटर अधिकार था पूछना अपने एमएलए से कि उसकी विचारधारा, उसकी साइड क्या है। पैंथर्स पार्टी में जो प्रोफेसर भीम सिंह की विचारधारा होती थी, बीजेपी की विचारधारा, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पैंथर्स पार्टी की अगर आपकी विचारधारा थी उस टाइम पे, अब बीजेपी की विचारधारा है, दोनों में शिफ्ट कैसे आ गया? पैंथर्स पार्टी में आप कहते थे कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, आपने कहा कि सेक्युलर वर्ड इसमें ऐड होना चाहिए, जो कि नहीं था। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जब होता था, इसमें सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं था प्रेम्बल के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था। इंडिया आपने उस टाइम पे 2008 में कहा कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलर वर्ड ऐड होना चाहिए ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफर्मिटी आ जाए। और अब आपके बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उधर के असम के, वो कहते हैं कि सेक्युलर वर्ड हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो उनके साथ सहमत है आप या उनके साथ सहमत है?
तो आपकी आइडियोलॉजी है कहां की? आप इधर के हो उधर के हो, मतलब हो कहां के आप? तो ये बात है। तो मैंने जब ये पूछा तो फिर वो भटक गई और उन्होंने माइक निकाली, हम आपसे इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम आपके बारे में जानते हो, आप लेफ्टिस्ट हो, आप लेफ्ट की आइडियोलॉजी मेरे अंदर डालना चाहते हो, मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे इसलिए मैंने आपको इंटरव्यू दिया, मैं ऐसे आपको इंटरव्यू ना देता। मतलब कि बंदा आ गया करके असलियत पे आ गया, उसने माइक निकाली दे दी और भाग उधर से उठ गए वो। उनके लोग आए और उन्होंने वीडियो डिलीट कराने की कोशिश की। और वो मतलब कि आप बलवंत सिंह मनकोटिया को क्या पूछ रहे थे, कैसे पूछ रहे थे, मतलब आपको प्रेशराइज किया एट दैट टाइम, प्रेशराइज किया गया। और उसके बाद जब मैं वापस जम्मू गया अपने ऑफिस में, तो मेरे मालिक ने मुझे कहा कि ये वीडियो नहीं चलेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि उसने कहा मेरे को बलवंत सिंह मनकोटिया का फोन आया था, वो मेरे दोस्त हैं, अब ये वीडियो नहीं चलेगी। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो पहले से सेटिंग हो गई थी उधर। हाँ। तो बीच में मैं एज अ जर्नलिस्ट में वहां पे, क्योंकि मैं वो वीडियो खुद भी नहीं चला सकता था, एक मेरे पास वीडियो नहीं थी और दूसरा ये क्योंकि कैमरामैन उनका ही था तो आपने सिर्फ इंटरव्यू, और दूसरा ये कि माइक भी उनकी थी तो उनका कॉपीराइट था उसमें, मतलब मेरे पे कॉपीराइट आ जाता, मेरे को सू कर सकते थे कोर्ट में कि हमारा वीडियो ये कैसे चला सकता है, हमारा वीडियो कैसे यूज कर सकता है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि मुझे आप वीडियो मत चलाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस टाइम? तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हाँ, वो वीडियो मैं चढ़ाऊंगा और वक्त आने पे चढ़ाऊंगा, ये बता देना चाहता हूँ कि कुर्सी का नशा ज्यादा देर तक नहीं रहता है। मैंने सल्तनतें खाक में मिलते हुए देखी हैं। लेट्स सी, अगली इलेक्शन में देख लेंगे, 2029 कौन सा दूर है। और आपने मुझे कहा था कि क्या आप पॉलिटिक्स में उतरना चाहोगे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। मैं खूब कोशिश करूंगा कि मैं अपने चुनानी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को समझा पाऊं, उनको बता पाऊं कि अच्छे लीडर्स को चुना जाए। तो पॉलिटिक्स में तो हमेशा हम रहेंगे ही, मतलब खुद अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं भी उतरेंगे लेकिन लोगों को तो समझाएंगे, एटलीस्ट अवेयरनेस तो करेंगे। और अभी बोलते हैं कि योर वन वोट हैज अ पावर टू चेंज द नेशन। हाँ, सो ये जरूर हम वोटिंग अवेयरनेस जरूर लेके जाएंगे लोगों के बीच, नौजवानों के बीच, उनको ये जरूर बताएंगे कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। राइट नाउ आपको पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाठी मरोठी के एरिया में पिछले 12 दिन से लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और रोड नेटवर्क नहीं है। और बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर में रहते हैं। अब उधमपुर बेसिकली वो उधर गए, किधर के? चेन्नई। अरे वो उधर के नहीं है, वो बाहर से उठ के आए थे वहां इलेक्शन लड़ने। बेसिकली वो कहां गए? वो है उधमपुर में, वो पहले एमएलए रहे 2 बार। हाँ, रामनगर के गांव से या वहां से आते हैं शायद वो, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए है ना वो। हाँ, यहाँ से गए थे उठ के वहां पे इलेक्शन लड़ने। तो अब उधमपुर से लाठी पहुंचना उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, रोड टूटा हुआ है। तो एक ऐसा एमएलए जो आपका एमएलए है लेकिन आपके बीच नहीं है, तो वो तो जा तो रही है अलग अलग एरियाज में, रील्स वीडियोस में देख रहा हूँ मैं, शायद रील्स बनाने के लिए जा रहे होंगे या जो भी है, जा तो रही है वो अलग अलग एरियाज में, व्हाटएवर जो भी। लेकिन मेरे को एक सबसे गंदी बात और दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार, आप किसी का घर डैमेज हुआ है, आप उसको 5 केजी की गुत्थी और क्या बोलते हैं 1 केजी का सरसों का तेल दे रहे हो और फिर वीडियो क्लिप बना रहे हो यार। हाँ, it's very unfortunate. कहाँ गई इंसानियत? Whoever is doing these kind of things, these silly things right now, it's condemnable, it's shameful, it's unfortunate. इसका मतलब है कि आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हो यार। उसने यार करोड़ों की प्रॉपर्टी खो दी और 5 किलो चावल लेने के लिए आपकी फोटो और वीडियो बनाना पड़ रहा है यार। उसकी प्राइवेसी है, उसकी डिग्निटी है। तुम फोन ऑन करते हो, गरीब के घर में घुस जाते हो और उधर वो बेचारी माँ रोती है और तुम उसकी वीडियोस। और दूसरी बात बोला जाता है कि आप बोलो थैंक यू, हाँ आपने हमें ये चीज दिया और ये चीज है। भाई जिस बंदे का 2 करोड़ का घर, या मान कर अगर गरीब बंदा है तब भी गरीब बंदे का भी 7-8 लाख का तो हो गया होगा। घर छोड़ो, जमीन तो होगी ना। हाँ, जमीन तो होगी। तो जमीन ही जब बह गई तो आप एक चावल की गुत्थी देके और उन बंदों को आपकी वीडियो में आना पड़ा। एंड राइट नाउ जितना हो सके इस चीज को जल्दी से जल्दी बंद कीजिए। ये क्या बोलते हैं, इज्जत का सवाल है। आप गरीब की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। How right now there are so many so-called young political activists and political leaders as well, जो किसी के भी घर में घुस जाते हैं, उसका वो टूटा हुआ छत दिखाते हैं, उस माँ के आंसू दिखाते हैं ताकि व्यूज मिल सके, ताकि लाइक आ सके कमेंट्स में। Shame on you guys, shame on you people, shame on you so-called political leaders, those who are doing such kind of silly things right now. आप एक माँ के घर में घुस रहे हो, उसका कच्चा मकान दिखा रहे हो, उसकी प्राइवेसी लीक कर रहे हो, उसके आंसू दिखा रहे हो ताकि तुम्हारी वीडियोस में व्यूज आ सके।
तुमने चिट्टे ये डाले हुए हैं और साथ में किसी एक बीडीसी को ले जाते हो, साथ में बीडीसी को ले जाते हैं, साथ में कोई पुलिस वाला वो बंदूक उठाई हुई है, एंड यू आर शोइंग दैट यू आर लीडर। यू आर नॉट लीडर। लीडर ऐसे नहीं होते हैं। लीडर की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अलग होती है। लीडर लीड करता है लोगों को। लीडर ऐसा नहीं होता किसी ये जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी लीक कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी प्राइवेसी लीक हो रही है कि इनके खिलाफ इनके कोर्ट में मुकदमा करो। ये तुम्हारी प्राइवेसी को कैसे लीक कर सकते हैं? तुम कैसे किसी के चूल्हे पे जा सकते हो और उधर दिखा सकते हो कि यहाँ पे देखो इनके बर्तन देखो कैसे टूटे हुए बर्तन। नहीं, अगर हेल्प करनी है तो अनऑफिशियली भी कर सकते हो यार। और क्या हेल्प करोगे तुम यार? 5 किलो चावल की गुत्थी देके क्या हेल्प करोगे तुम? वो भी वीडियो बना के अपने व्यू के चक्कर में। और उस वक्त लोगों को इस वक्त चाहिए 3 करोड़ 2 करोड़ ये कंपनसेशन मिलना चाहिए उनको। रोड नहीं रहा, आप रोड क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप रीले बना रहे हो वहां पे जाके। यार तेरे पत्थर उठाने से, एक एमएलए के पत्थर उठाने से या फिर पेड़ की शाखें काटने से क्या होगा मुझे बताओ? अगर वो वहां पे 2 आप सबसे बड़ी बात है फंड सेक्शन करो ना, डिस्ट्रीब्यूट करो ना। जिसका देखो सबसे पहले रेस्क्यू टीम जाए, जेसीबी बढ़ाओ, मैन पावर बढ़ाओ, और जो जहां पे जिस जगह पे जितना नुकसान हुआ है वहां पे देखो उस हिसाब से। मैं नहीं बोलता कि यार अगर किसी बंदे का 10 लाख का वो हुआ कि नुकसान हुआ उसको 10 के 10 ही दो भाई, 2 भी दो ना, वो दुआएं देगा आप। हाँ ठीक है, तो आप वहां पे फंड रिलीज नहीं कर पा रहे। मैंने अपनी 1 महीने की सैलरी दे दी जनता को। क्या सैलरी नहीं, कितनी सैलरी होगी? 1 लाख 1.5 लाख और 2 लाख से ही फिर क्या होगा? 1-1.5 लाख से क्या ही होगा? वो एक बंदे का नुकसान भी वो दोबारा से। अब एक सोसाइटी में जा रहे, सोसाइटी में नॉर्मल सोसाइटी की बात करूंगा, 10 घर तो 10 घरे अगर उनकी जमीन में पूरे ड्रॉट्स आ गए यार, ये चीजें पूरे लैंडस्लाइड में आ गए, आप एक घर को कितना दे रहे हो? 1 लाख रुपए। मैंने अपनी सैलरी दे दी। हाँ तो वो बड़ा दिस इज नॉट फेयर। मैं ये समझता हूँ कि जो कमजोर लीडरशिप होती है कभी भी उससे हमारा जो एरियाज है, हमारा जो इलाका है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लोगों को चाहिए कि काबिल नेताओं को चुना जाए, काबिल लीडर्स को चुना जाए। जब नेता काबिल हो, बट यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, सोसाइटी और पब्लिक भी को बुद्धू बनाया जाता है। हाँ जब इलेक्शन आते हैं, जो शराबी है या जिनका नारा होता है कि हम नशा मुक्त पे वो कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, वही नशा मुक्त करवा रहे हैं। हाँ। मतलब कि वही दे रहे हैं। ठीक है, एक वोट के चक्कर में गरीब होगा उसको एक गुत्थी चावल दे दिए, जो पीने वाले होगा वोट मेरे को देना, उसको दारू बढ़ गई और ये चीजें। लोगों आप अपनी आंखें खोलो, आपके एक वोट में इतनी पावर है कि आप अच्छा सा लीडर चुन सकते हो जो आपके हित में बात करें। ठीक है, ना कि आपके अगेंस्ट बात करे। आप तालाब में बह रहे हो, वो वहां तक नहीं आएगा देखने के एग्जैक्टली हुआ क्या है। जब वोटिंग डे होता है, वोटिंग के दिनों जब वो तो सारे आपके गाँव में चलेंगे, आपसे ऐसे क्या बोलते हैं शॉल डाल के हाथ जोड़ के माते जी अंकल जी या कुछ भी दादू जी कुछ भी करके हमें ही वोट देना, हम बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं, लेकिन दरअसल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो, अपने वोट की कीमत जानो, अपना एक एजुकेटेड लीडर चुनो जो आपके हित में बात करे, जो एक ग्रोथ के बारे में बात करे। तो वो वाला लीडर की जरूरत है हमारे जम्मू कश्मीर में। आप अगले 10 साल में जम्मू कश्मीर कैसा देखना चाहते हो? मैं तो बहुत सुंदर देखना चाहता हूँ। मतलब कि क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए कि जैसे अभी क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं अगस्त के महीने में, पूरी मतलब कि एक जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता था, और जन्नत की जगह मैं एक वर्ड यूज करूं तो जन्नत की जगह ये जहन्नम बन चुका। हर किसी की लाइफ, मैं उधमपुर की बात करूं, मैं डोडा की छोड़ो, डोडा तो पहाड़ी एरिया, मैं उधमपुर की बात करूं। ठीक है, मैंने ऐसे वीडियोज भी देखी है, पूरा घर के घर चला गए हैं और सब कुछ चल रहा है। मैं डोडा की तो बात ही नहीं कर रहा, डोडा में तो इससे भी बहुत गंदा हाल है, क्योंकि वहां अभी तो मैं गया नहीं क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो बंदा जाए तो जाएगा। हम घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, ना घर वालों से उतनी बात हो रही है ना कुछ हो रही है, यहाँ पे पूरा इतना ये चीजें हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर अगर 3-4 साल और यही सेम रहा ना, तो ये जो मैंने बोला ना जन्नत का जन्म हो जाएगा, लेकिन सच में हो जाएगा। लेकिन आप कैसा चाहते हो कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर कैसा हो रहा है? मैं तो बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो, टूरिज्म के लिहाज से वो एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन बने। मैं तो चाहता हूँ बेरोजगारी यहाँ पे खत्म हो। मैं चाहता हूँ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उनको रिनोवेट किया जाए, बिल्डिंग्स बनाई जाए, टीचर्स को बढ़ाया जाए, लेक्चरर्स को बढ़ाया जाए, प्रोफेसर्स को बढ़ाया जाए। सबसे पहले हमें शिक्षा को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जब एक समाज शिक्षित हो जाता है तो वो अपने हक खुद ले लेता है।
एक जब समाज शिक्षित हो जाता है तो वो अपने हक की बात करना जानता है। तभी बोलते हैं और- ना, अगर एक गरीब का लड़का एक टीचर या आईएएस या आईपीएस बनता है, ठीक है, वो अपने घर का नाम रोशन नहीं करता, वो पूरे उन गरीबों का नाम रोशन करता है जो वो सपना लेके चलते हैं। हाँ, तो शिक्षा शेरनी का दूध होती है, जो भी पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षित हो पूरा जम्मू कश्मीर, इलिटरेसी जो है वो खत्म हो, एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए, सरकारी स्कूलों का हाल सुधारा जाए, बिल्डिंग्स को रिनोवेट किया जाए, मैन पावर बढ़ाई जाए, स्टाफ सैंक्शन किया जाए। मेरे हाई स्कूल मरोठी में अभी भी 4-5 टीचर्स हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? वहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इकोनॉमिकली ये जम्मू कश्मीर डेवलप हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े लोगों की, यहाँ पे रोजगार मिले लोगों को, टूरिज्म के लिहाज से इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए। देयर आर वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस इन फार फ्लंग एरियाज एज वेल। फॉर एग्जांपल लाठी की बात करूं मैं, डुड्डू की, बसंतगढ़ की बात करूं, वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन सुंदर जगहों पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपका रोड्स अच्छे नहीं है, दूसरा लोग जानते नहीं हैं उन जगहों के बारे में। तो जो हिडन ब्यूटीज हैं, जो हिडन स्पॉट्स हैं, वो लाइमलाइट में और सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम उस सुंदरता को सामने लाएं, दुनिया के जो सुंदरता अभी छुपी हुई है। और मैं चाहता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखा जाए। ये जो ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस हैं, इनको भी टैकल किया जाए, इस तरीके से डेवलपमेंट की जाए ताकि वो सस्टेनेबल हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए और नौजवान अपने हकों की बात करें। मैं चाहता हूँ कि गरीब जो इस वक्त गरीबी के आलम में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में कैद है, उस गरीब की जंजीरों से उसको बाहर निकाला जाए, मतलब गरीब को अपलिफ्ट किया जाए। वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, गरीब मजदूरों का जो बुरा हाल है, उनके जो वेतन है वो बढ़ाए जाए। मनरेगा के अंदर आप 300 रुपये दिहाड़ी देते हैं, 200 रुपये दिहाड़ी देते हैं मजदूर को, 200 रुपये में तो तेल की बोतल भी नहीं आती आजकल, तो क्या करेगा वो? तो मजदूरों का हाल बेहतर हो, गरीबों का हाल बेहतर हो, किसानों का हाल बेहतर हो, आपकी फसलों, जो आपकी फसल है वो ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, आपके कर्जे माफ नहीं हो रही है, आप कर्जे के नीचे आके मर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से सेल नहीं हो पा रहा है, उनके पास एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं जा पा रही है कौन सी क्रॉप उनको उगानी है, मूनसून्स कैसे होंगे, क्लाइमेट कैसा होगा, कि हम ये फसल लगाएं या ना लगाएं, वेदर एक्सपर्ट्स उनको बताएं, उनकी सॉइल क्वालिटी को टेस्ट किया जाए कि भाई इस जमीन में सबसे पहले तो पीएच वैल्यू की देखी जाए, जमीन की मिट्टी में ये यहाँ पे क्या पैदा हो सकता है, क्या ग्रो हो सकता है, राइट। तो बेसिकली एक मतलब जब एजुकेटेड इंसान सिस्टमैटिकल वे पे अगर चलेंगे तो एजुकेटेड बेस से जब फार्मिंग होती है, वरना वही लोग मक्खियां लगा रहे हैं पूरे पूरे खेतों में, मक्खी का क्या मिलता है आपको? खाने वाला आटा मिलता है खाने के लिए। तो आप बहुत सारी मिक्स क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। एक दूसरी बात है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होना चाहिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो सकता है, तो मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकता है, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, राइट। आपकी आप मौसम विभाग से राब्ता करें कि भाई आने वाले समय में बारिशें होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो वैसी फसल लगाई जाए जैसे जैसे 2025 में सबसे गंदा मानसून रहा। हाँ, तो उस हिसाब से अगर कुछ किसानों ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया होता, मतलब वेदर एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के, तो शायद वो आज नुकसान में ना होते। तो ये सब चीजें हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी होंगी। जो सोसाइटल डायलेमास क्रिएट किए गए हैं, प्रेजुडाइसेस हैं कि बच्चियाँ पढ़ेंगी नहीं, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटीज़ होनी स्कूल्स के अंदर हाइजीनिक होनी चाहिए। इवन की जो हमारी बच्ची हैं, मतलब ये सब चीज, ये तो मेन रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा यही चीजें निगलेक्ट की जाती है। हाँ, सबसे पहले आपको एक बच्ची को वैसा माहौल देना है ताकि वो बच्ची आगे बढ़ पाए, राइट। सबसे पहले स्कूल जा पाए, तो स्कूल जाने के लिए वो पैदल उसको सफर ना करना पड़े, बल्कि उसके लिए पहले स्कूल बसेज हो। हाँ। दूसरा, स्कूल के अंदर हाइजीन फैसिलिटीज हो, मतलब क्योंकि जिस चीज से पूरी दुनिया चल रही है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं या जो भी है, राइट। क्योंकि इस चीज को हम अगर हेजिटेट करेंगे इसके ऊपर बात करने के लिए, तो कभी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप एक माहौल अच्छा क्रिएट करें, वहां पे आप मतलब सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम्स हो, और साथ ही साथ जो गर्ल्स हेजिटेट करती हैं, जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके लिए डोर्स ओपन किए जाए। भाई एक लड़की ने बता दिया कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था, मेरे साथ कोई गलत मुझे बदतमीजी कर रहा था, वो बता ही नहीं पाती है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाती है, जस्ट बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप की बेइज्जती होती है, ये हो जाएगा, ये हमारी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। ये जो सारे झंझट हैं, इनसे लड़कियों को बाहर निकालो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इस टाइम पे बहुत आवश्यक है। एक माँ बाप अपनी बच्ची को उधमपुर में पढ़ने क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर कुछ गलत उल्टा सीधा हो गया, हाँ,
तो फिर ना तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है। इसका मतलब लड़कियां सेफ नहीं है सोसाइटी में। तो सबसे पहले उनकी लॉ एंड सेफ्टी, ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट रखो कि ऐसा कुछ सीन होता है। उनकी safety मैं को- सिंपल सी बात बोलता हूँ, जितने ये रेप हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है यार, जो रेप कर रहे हैं उसको सीधा वो करो ना, फांसी दो ना, या शूट शूट काट रखो सीधा हट। सेफ्टी स्किल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं मेरे को नहीं लगता कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, निर्भया केस को, मतलब जो केस था उसमें 3 बंदों को फांसी हुई थी, उसके बाद तो मैंने नहीं सुना। आए दिन कितने रेप हो रहे हैं। इवन दो कि अभी मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था राजौरी की 14 साल की लड़की के साथ 10 बंदों ने रेप किया। इधर मंत्रियों के बेटे रेप कर रहे हैं जाके, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो, रेप केसेस बढ़ते तो जा रहे हैं। बोलते हैं फिर बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ा रहे हो और कैसे बचा रहे हो, तो आए दिन हम देख रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत कंसर्निंग है। जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, देखो डेवलपमेंट तो हो रही है हमारे देश में, लेकिन वो इक्विटेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। अंबानी की इनकम बढ़ जाना मतलब देश की इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, इसका मतलब क्या गरीब की इनकम बढ़ी? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। इंक्लूसिव। और दूसरी बात ये भी है, जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसको टैक्स भी कम पे करना पड़ रहा है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि समाज के हर वर्ग की इक्विटेबल एक तरीके से एक समान ग्रोथ हो। हाँ। सभी वर्ग, जो पिछड़े हुए वर्ग है वो आगे आए, गरीब का अपलिफ्टमेंट हो, राइट। कुछ गिने चुने पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ने से देश की जीडीपी बढ़ रही है। यू आर बिकमिंग 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? 2 या 3 बंदे हैं। हाँ, अंबानी अडानी उनको हटा दो तो कितनी जीडीपी बचती है लग जाएगा पता। मतलब टॉप 10% आर होल्डिंग 90% वेल्थ इन दिस नेशन, हाँ। टॉप 1% आर होल्डिंग 40% वेल्थ ऑफ दिस नेशन। बिहार में आज भी 80% जनता 100 रुपए से कम कमाती है। सो कैन यू इमेजिन, हिंदुस्तान में 80% और जनता। दूसरी बात ये भी है ना कि देखो पॉपुलेशन राइज सबसे ज्यादा हो रही है इंडिया में ही हो रही है। क्यों इंडिया में ही क्यों हो रही है? पॉपुलेशन राइज इंडिया में इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो इलिटरेसी है, अनपढ़ता है, और दूसरा कि उनको पता है कि सिर्फ शादी करेंगे बच्चे करेंगे, और कुछ उनको विजन, ब्रॉड विजन ही नहीं है। हाँ, सरकार की Family कोई planning policies तो है। नहीं, सरकार की भी पॉलिसीज नहीं है। और दूसरा ये है कि बढ़ भी रही है यार, तो उसको आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, यहाँ कितने साल हो गए अभी टीचिंग लाइन की पोस्ट ही नहीं आई। हाँ, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही। आई थिंक 2007 के बाद तो नहीं आई। साथ ही साथ बच्चों को तुम स्किल्स सिखाओ ना। आप आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली डेवलप करो। एक मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, रील आ रही थी कि मैं मैथ्स के टीचर से बोलना चाह रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी, बी का होल स्क्वायर कहाँ पे यूज होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिंदगी में तो कहीं यूज नहीं होता। और टीचर रिप्लाई देता है, ये भी मेरी टीचर ने चेपा था, मैंने तेरे को चेप दिया। तो दिस इज अवर एजुकेशन सिस्टम। सिंपल सी बात, उसने हमारे टीचर को टीचरों ने चेपा, टीचर ने हमें चेपा, हम टीचर बन गए, दूसरे बच्चों को चेपेंगे। लेकिन हमें ये चेपने से अच्छा होगा कि एक बच्चे की स्किल को डेवलप किया जाए, ठीक है, जिससे वो इनकम कमा सकता है। आज तक हमारी एजुकेशन ने ये नहीं बताया कि आप इनकम कैसे डेवलप कर सकते हो। नहीं, ये पढ़ो, अच्छा ये होता है जीडीपी, ये होती है बनती कैसे। नहीं, आप मत बोलना कि आप हाउ टू अर्न है, एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर करो, खर्च करो, ये करो, ज्ञान कैसे करना है, हाउ टू ज्ञान, तो वो नहीं समझा रहे। लेकिन ये मेरे को लगता है सबसे जरूरी भी है, ये सब्जेक्ट एड ऑन होना चाहिए कि एक ऑर्डिनरी स्किल या एक स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एनईपी के अंदर हालांकि इस चीज को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन इनके पास वही मैन पावर नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्किल क्या सिखाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। कॉलेज की बात करें तो उधर तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो क्या बात उधर 4th ईयर लगाने की बात आती है अभी कि आफ्टर 4th ईयर यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी। आई वाज नॉट एबल टू Research, pursue my हाँ। 4th year just because our college do not have facilities and PhD faculties। रिसर्च की तो इधर अधमपुर के थोड़ा जम्मू में नहीं। हाँ, वही तो बात है। तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेपरों तक ही तो सीमित रह गई, फिर वो थ्योरेटिकली रह गई, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया ना उसका। सो दिस इज स्टोरी सो फार। ओके, आपने शॉल पहन के रखा है, इस शॉल का क्या राज है? देखो यार, शॉल मैं काफी सारे लोगों से ये भी सुनता हूँ, बड़े अजीब तरीके से देखते हैं इस मेरे शॉल को, क्योंकि हर वक्त मैंने ये ओढ़ा होता है, तो वो सोचते हैं कोई ग्राई आ गया है। तो बंदे बोलते हैं मेरे को क्या फटकी लपेट के चल रहा है। मैंने बोला यार, मतलब लोगों का परसेप्शन है कि ये जो शॉल, ये फटकियां डालते हैं लोग, ये जो मतलब कंबल लुंड फंगे या लोफर कुछ भी हो, गांव के लोग गवार होते हैं, इनके पास छाता लेने के पैसे नहीं होते हैं, या इनके पास वो क्या बोलते हैं रेन कोट के पैसे नहीं है, इसलिए ये शायद शॉल डालते हैं।
बट मैं ये मानता हूँ कि शॉल डालना, क्योंकि मेरे फादर शॉल डालते हैं तो मैं अक्सर उनके कंधे पे और शॉल ही देखता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मैंने अपना इनहेरिट किया है ये, और मुझे लगता है कि उस लिगेसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। हालांकि मेरे फादर का जो शॉल है उसकी हालत बड़ी बुरी हो जाती है काम शाम करते वक्त, और साथ ही साथ वो फट बढ़ जाता है, ये थोड़ा उससे अच्छा है। लेकिन हाँ, शॉल मैं डालता हूँ और हर एक सिचुएशन में डालता हूँ, खास करके सर्दियों में शॉल इज द पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, एंड विदाउट शॉल आई एम इनकम्प्लीट। तो शॉल बहुत पसंद है मुझे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू, अभी नाइस टू टॉक टू यू। रैपिड फायर क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू। हाँ ज़रूर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मेरे को अभी भी आंसर नहीं मिला, क्या आप सिर्फ हाँ या ना में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। 2019 का चुनाव लड़ोगे? 29 का, सॉरी 2029 का। 29 का चुनाव मे बी मे नॉट बी, पॉसिबल भी है या अभी तक नहीं। अभी तक तो नहीं। अभी तक तो मतलब वो एक तरीके का ना आपको ग्राउंड रेडी करना पड़ता है। तो इलेक्शन लड़ना इज नॉट दैट मच इजी। आपको 4 साल पहले टीम अपनी फील्ड में लेनी पड़ती है, आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, इनकम्बेंसी देखनी होती है, कहाँ पे लहर है, लोगों का माइंडसेट जानना पड़ता है। मतलब वहाँ पे आपको इवन की कास्ट के सेंसस करने पड़ते हैं, कौन सी जाति के लोग ज्यादा है, कौन सी, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब होता है। और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इतना आसान मत समझना इलेक्शन जीतना, और खास करके उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति ग्राउंड से उठकर ऊपर आ रहा हो। इलेक्शन बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कि वहाँ पे एससी की कितनी पॉपुलेशन है, एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, रिलीजन का काम फैक्टर काम करेगा वहाँ, यहाँ नहीं करेगा। जो रूलिंग पार्टी चल रही है उसके अगेंस्ट वेव क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, लोगों का परसेप्शन क्या है, क्या कोर वोटर्स हैं या फिर फ्लोटिंग वोटर है हमारे पास। अगर कोर वोटर्स ज्यादा हैं तो उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इलेक्शंस में। तो इलेक्शन लड़ना इज नॉट दैट मच इजी। हाँ, अगर भाई आपके पास पैसा है तो बीजेपी की टिकट ले लो या दूसरी पार्टी की टिकट ले लो, तो आप मतलब एक तरीके की लहर से जीत जाओगे। लेकिन उसके लिए भी आपके पास पीछे थिंक टैंक्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, केएस ऑफिसर, स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। तो इट्स नॉट इजी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। बिफोर दैट मैं ये देखूंगा कि मेरा ग्राउंड बनता है वहां नहीं बनता है, मतलब माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। और अभी तो मैं फाइनेंशियली भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो ओके, थैंक यू। आपने अभी बीजेपी का जिक्र किया, तो क्या सोचे आपके बीजेपी के बारे में, वो कैसा काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के कुछ कामों से मैं सहमत भी हूँ और कई सारे ऐसे काम हैं जिनसे सहमत नहीं हूँ। तो आई हैव अ वेरी न्यूट्रल स्टैंड ऑन भारतीय। अगर आपको वहां से टिकट मिलती है तो क्या आप आई विल नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर बीजेपी। अच्छा, इसमें थोड़ा रीजन ना करते हैं। रीजन बीइंग कि आइडियोलॉजिकली आई एम नॉट एफिलिएटेड टू भारतीय जनता पार्टी। मुझे विचारधारा पसंद नहीं है, राइट विंग आइडियोलॉजी इतनी पसंद नहीं है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि ऐसे बयान आ जाते हैं उस तरफ से जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, और साथ साथ जो कैपिटलिज्म को उस तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये मेरा परसेप्शन है कि बीजेपी के साथ शायद मैं इलेक्शन टिकट देंगे तो मैं कभी ना लड़ूं, चाहे आज भी टिकट दे दें। मतलब आई विल नेवर जॉइन बीजेपी, ये आज कह रहा हूँ मैं, और मध्य दम तक यही रहेगा। अगर आप YouTube चैनल नहीं स्टार्ट करते तो कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करता तो मीडिया के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करता। अच्छा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं चलाना तो लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता? हाँ। तो शायद टीचिंग करके है, शायद टीचिंग करके भी करता। और अगर मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो ऑब्वियसली मैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करूंगा। अगर मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही नहीं चाहता हूँ राइट, तब नहीं करूंगा ना यूज उनको। सामने मेरे पास हथियार पड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो यूज तो करूंगा मैं उनका। अब बंदूक पड़ी हुई है साथ में, डंडा लेके जाऊंगा क्या वॉर में? अगर वॉर लड़नी है मुझे, मेरे पास तो बंदूक, मुझे डंडा भी पड़ा है और बंदूक भी पड़ी है। अब वॉर अगर लड़नी है मुझे, डंडा लेके जाऊंगा भाई, बंदूक है मेरे पास, बंदूक ही लेके जाऊंगा ना। सो आई हैव सोशल मीडिया, देन आई कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। मैं अभी आपको थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं लो लाइफ में घुसना चाहूंगा, पर्सनल लाइफ में। मैंने आपके बारे में जान चुका, आपने क्या करा, कैसे कहाँ से उठ के आए, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ पे किया, क्या कर रहे थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई। अब तो एक तो फेमस था जो आपने वो अपलोड नहीं किया, मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो यूट्यूब पे आना चाहिए वो इंटरव्यू। तो आशा करता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल वो इंटरव्यू यूट्यूब पे हमें देखने को मिले और क्या क्या डिस्कस हुए थे, क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस करा
मैं चाहता हूँ कि इनकी जो लो लाइफ है उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपकी लो लाइफ कैसे रही और क्या अभी भी आप रिलेशनशिप में Love life? रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप था। आ, मतलब कि बोलते हैं ना ये बहुत सारी टर्म चल रही है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, समथिंग लाइक दैट। तो आपका क्या परसेप्शन था और आप क्या सच में लो आप जिंदगी में कभी प्यार किया? देखो यार, जिंदगी जो होती है ना, क्योंकि जब इंसान इस एज ग्रुप से गुजरता है, खास करके जब 13, 14, 15 के बाद वो उम्र आपकी स्टार्ट होती है, Adolescent से? हाँ, जब आप जवान हो जाते हैं या Teenage, adolescent हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, टीनेजर, हाँ। तो उस टाइम पे आपके बॉडी में बड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इम्बैलेंस, हाँ, हार्मोन चेंजेस राइट। होते हैं। तो उस टाइम पे मतलब अक्सर बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों में पढ़ते हैं, मोहब्बत, ये सब लव। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो बड़ा एक 14-15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा जो कि अभी दुनिया ही नहीं जानता है, वो नहीं समझते। तो वो मोहब्बत नहीं कर पाता है। तो ये फेक लोग कहते हैं कि प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई। जब मोहब्बत होती है तो फिर मजनू जैसी मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है तो फिर हीर जैसी मोहब्बत होती है, रांझा जैसी मोहब्बत होती है। कि मजनू एक बार गुजर रहा है तो कुछ मौलवी नमाज पढ़ रहे थे, तो बार बार वो मौलवी को नजर आ रहा था, राइट। तो मौलवी सोच रहे थे कि मजनू हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी नमाज ये पूरी नहीं होने दे रहा है। तो एक मौलवी वहां से उठता है और कहता है, क्या तेरे को दिखता नहीं है, हम यहाँ पे खुदा की इबादत में लगे हुए हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं और तू बार बार हमारी नमाज डिस्टर्ब कर रहा है। मजनू आगे से हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है, मौलवी साहब नमाज किसकी पढ़ रहे थे? तो बोलता है, तेरे को पता नहीं, खुदा की नमाज पढ़ रहा था मैं, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हाँ, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हाँ। बोलता नहीं, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर खुदा से मोहब्बत करते और खुदा की इबादत में तुम लीन होते तो तुम्हें मैं ना दिखता, तुम्हें सिर्फ खुदा दिखता। तुम्हें मैं ना दिखता, तुम्हें सिर्फ खुदा दिखता। क्योंकि जैसे मैं अपनी लैला की मोहब्बत में इतना चूर हूँ, इतना डूबा हुआ हूँ कि मुझे हर जगह पे लैला ही दिखती है। मुझे तुम दिखे ही नहीं, मुझे लैला दिख रही थी, लेकिन तुम्हें मैं कैसे दिख गया? क्योंकि तुम्हारी नमाज में, तुम्हारी मोहब्बत में खोट है। तो मोहब्बत बहुत अलग होती है। मोहब्बत इंसान को हो जाए तो इंसान बहुत मतलब ऊंचे दर्जे का हो जाता है, या फिर इंसान बड़ा मैच्योर हो जाता है, या फिर आप ये कहेंगे। एक बात बताऊं, हाँ, मोहब्बत में हीरो से जीरो बनने में टाइम नहीं लगता और जीरो से हीरो बनने में भी टाइम नहीं। मोहब्बत आपको हीरो और जीरो बनाती है। मोहब्बत आपको देखो अच्छा इंसान कहा है कि अगर मोहब्बत को जीना है तो मोहब्बत अधूरी रखो। हाँ, मैंने भी ये सुना था, मतलब ऐसा मैं समझता भी हूँ कि अधूरी मोहब्बत ही पूरी मोहब्बत होती है। क्योंकि बट जो पल एक शख्स के साथ बिताए हो वो कैसे बंदा बोल सकता है? मैं समझता हूँ कि मोहब्बत जब इंसान को हो जाए तो शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, शादी जब बहुत रिग्रेट होता है अगर जिसके साथ मोहब्बत की उसके साथ शादी ना। मोहब्बत नहीं है ना वो, आप मोहब्बत है, देखो दूसरी मोहब्बत है डिवोशन, मोहब्बत है आत्मसमर्पण, मोहब्बत है उसकी खुशी में खुशी। अगर किसी और के साथ शादी कर रही है, शी इज हैप्पी, देन यू आर हैप्पी। ओके, दैट इज लव। वो जो आपने बोला ना मोहब्बत को अधूरी रखा जाए तो अच्छा है, तो ये चीजें की अगर जो आपने अभी कंसेप्ट बताया कि अगर वो कहीं और चाहती है या लड़का कहीं और चाहता है तो शादी करे दोनों की रजामंदी से, तो वो मैं मानता हूँ एक परसेप्शन वो हो सकता है। मैं दूसरा स्टेटमेंट ये लेके आ रहा हूँ कि दोनों राजी हैं शादी करने के लिए, उनके दोनों के माइंड में ये आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने सुना था कि मोहब्बत को अगर जीना हो, अच्छी बात है, तो अगर अधूरा अधूरा रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, फिर दोनों की विलिंग है कि हम शादी करें, दोनों एग्री है कि शादी, बड़े फैमिली भी एग्री कर रही है शादी। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो दोनों तरफ से मोहब्बत है और अग्री भी है। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग। मोहब्बत तो अक्सर एक तरफा ही होती है। और नहीं, अगर मोहब्बत एक तरफा, मैं बोल रहा हूँ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, if both are happy हाँ. to marry each other and if both love each other then it's a great thing, मतलब दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि अधूरी मोहब्बत ही पूरी मोहब्बत होती है। मोहब्बत में मिलना नहीं होता, मोहब्बत में मिलने की जो चाहत और तलब होती है वो होती है मोहब्बत। कि तुम एक आस लगाए बैठे हो कि कभी तो मुलाकात होगी, उस आस में मजा है, उसकी मुलाकात में मजा नहीं है। होप, उम्मीद पे जीना। हाँ, उनको देखने में मजा नहीं है, देखने की आस में मजा है, चाहत में मजा है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने मोहब्बत को मार दिया है। क्योंकि आजकल आप 1 सेकंड में हाई लिखते हैं, वहां से हेलो आता है, वहां से वीडियो कॉल आती है, सब खत्म।
लेकिन वो तो शख्स excitement जो नहीं होती। 2 घंटे 3 घंटे इंतजार में बैठा हुआ है कि 2-3 साल इंतजार में बैठा हुआ है कि मेरे खत का मुझे रिप्लाई मिलेगा, तो सस्पेंस, तो टेक्नोलॉजी ने सस्पेंस खत्म कर दिया मोहब्बत में। और मोहब्बत मुझे लगता है कि फिर तो आपकी मतलब कि जहाँ तक अभी मैंने जाना, तो आपको तो फिर वैसी वाली मोहब्बत चाहिए, ऐसी कि मैं खत लिखूं, वो भी खत लिखे। देखो यार, कई अरसे बाद मेरे पास खत आए, वो मेरे खत का वेट करे, मैं क्या रिप्लाई करता देखो हूँ। मैं अपनी बात आपको बताऊं, हम्म। अभी तक आई वाज नेवर इन रिलेशनशिप, आई नेवर यूज्ड टू हैव एनी गर्लफ्रेंड, यूज मतलब यूज्ड टू हैव, मतलब मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ओके ओके। आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, ना ही मैं आज तक रिलेशनशिप में रहा हूँ। जिस तरीके से मैं मोहब्बत को देखता था और जिस तरीके से मैं मोहब्बत अगर करता भी था किसी से, तो शायद वो मुझे नहीं मिल पाई, या फिर शायद ये हो सकता है कि ऐसी मोहब्बत मेरे लिए ज़माने में नहीं है, बिकॉज आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लव। तो वो मेरे से कोई बात करती भी है लड़की, तो अगर वो कहती भी है कि मतलब आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स, मतलब अक्सर होता है, हाँ। तो मुझे नहीं भाई पसंद नहीं आ रहा है यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो वही तो बात है। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप कह सकते हो कि जिसको ना बोल भाई एक तरफा मोहब्बत, आई मीन क्रश, हाँ, मिल जाए तो यार मिल जाए तो जाए तो- मिट्टी, ना मिले तो सोना। तो आप मिट्टी में जाना चाहोगे या सोना? मैं ये चाहता हूँ कि सोना रहे तो अच्छा है, सोना रहे तो अच्छा है। मेरी चाहती रहे तो अच्छा है। जिस मोहब्बत में तलब ना हो, मोहब्बत ही क्या है, तलब होनी चाहिए, मिलने की तलब, देखने की तलब। बट अगले वाले को भी तो पता होना चाहिए कि हाँ, अगले वाले को पता, मतलब वही आ गया ना, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए मोहब्बत में। हाँ, किसी देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशंस, देयर शुड बी नो डिजायर्स, ओके, कि तुम उसको इसलिए पसंद करते हो ताकि तुम्हें वो भी पसंद करे। नो, वन साइडेड नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो दैट मीन इश्क और मोहब्बत। इवन इफ शी इज स्पीटिंग ऑन यू, थूक रही है तुम पे, हाँ, तो तुम्हें वो भी पसंद होना चाहिए। ये है मोहब्बत। मोहब्बत ये है कि अगर वो तुम्हें लात मार रही है, तुम्हें ये भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि तुमने उससे मोहब्बत की है तो भाई। और इश्क इश्क मोहब्बत सिमिलर है, इश्क थोड़ा सा लोअर वर्जन है मोहब्बत का। मोहब्बत सबसे आला दर्जे की मोहब्बत जो है वो सबसे ऊपर आती है। मतलब आपको लाइफ में आपने क्या लो लाइफ की बात करो, ऐसा नहीं मोहब्बत माँ बाप से भी होती है, प्यार माँ बाप से भी होता है। मैं माँ प्यार बाप की होता बात, है, माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती। प्यार होता है, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मतलब लो लाइफ में आपको कोई लड़की नहीं है आपकी जिंदगी? आई डोंट हैव, अभी तक तो नहीं है। आई डोंट हैव एनी गर्ल इन माय लाइफ। मेरी आज तक ना थी ना है। और यही बात है कि हम ये बात कर पाए जो अभी तक जो कर पाए, क्या हाँ, पॉलिटिक्स और ये सब, नहीं तो मैं उलझ जाता हूँ उस चीज नहीं में। तो हाँ, फोन आ जाता मैं है, हमेशा क्या अपने कर रहे हो, स्टूडेंट्स क्या को कर रहे हो? बोलता हूँ कि यार तुम ना तमन्ना बहुत छोटी रखते हो, हाँ, तुम चाहत बहुत छोटी रखते हो। तुमने एक लड़की देखी और तुम्हें अच्छी लगी और तुमने प्रपोज कर दिया और वो लड़की भी एक्सेप्ट कर गई, तो आप दोनों मिल गए, अब क्या? मैंने बोला मोहब्बत या फिर चाहत उसकी रखो ना, नहीं मिलेगा। मैंने बोला कटरीना कैफ से मोहब्बत करो, तुम्हें पता है कि वो नहीं मिलेगी तुम्हें, और तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे। उतना पॉलिश करके बताओ कि उसमें काम पे पहुंचो, हाँ। फिर आगे से बोले कि यार मतलब इस बंदे के साथ बात at करनी least तुम पैसा पूसा कमाओगे ना, तुम्हें पता है कि भाई कटरीना कैफ को हासिल करना है तो बॉलीवुड में सेटिंग वेटिंग होनी चाहिए, पैसा वैसा होना चाहिए। हाँ। तो ऐसे ही मोहब्बत इतने छोटे, मतलब इतनी यूं आम लोगों से क्यों मोहब्बत करते हो? तो मैंने भी मोहब्बत अगर जिससे की है तो शायद उससे की है जो नहीं मिल सकता इस दुनिया में। वो भी है। तो एक तो किस्सा फिर ये भी है ना, अगर मोहब्बत बोलते हैं कि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, ठीक है यार, जो भीख मंगी होती है, भीख मांगती है, उसके साथ क्यों नहीं कर रहे मोहब्बत? आज तक क्यों नहीं किया इसमें? मैंने सुना रिक्शा वाले से क्यों नहीं होती है मोहब्बत फिर तुम्हें? तो मोहब्बत कहीं ना कहीं के लिए पैसा देखती है। हाँ। और दूसरी बात ये भी देखती है कि मतलब कि स्ट्रक्चर भी देखती है यार, फिजिक भी देखती है। आपका चेहरा, आपका रुतबा, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। बट जब आपके पास पैसा है तब कलर मैटर नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ये बहुत सारी चीजें जो अट्रैक्टिव पॉइंट होती हैं, हाँ, लेकिन मोहब्बत में शायद ऐसा नहीं होता। मोहब्बत बहुत अलग चीज है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होगी? जो बैगर होते हैं मोहब्बत क्यों नहीं हो रही है? आज के जमाने में मोहब्बत होती नहीं है ना। जिनको मोहब्बत होती है उनको हो जाती है उनसे, लेकिन मोहब्बत आज के जमाने में रही नहीं है ना। अगर मैं आपको बता दूं जितनी भी शादियां हुई हैं आज, आउट ऑफ 100 मैरिजेस, ठीक है, आउट ऑफ 100% 99% में मोहब्बत नहीं है, सिर्फ 1% में हो सकती है। आज के टाइम पे जितने भी रिलेशनशिप हैं, जो भी फ्रॉड फेक ये कहते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई है, 1% हो सकती है। ये तो या तो मेम्बरशिप में चल रहे हैं या तो लोग क्या बोलते हैं सिचुएशनशिप। हाँ, ये मतलब ऐसे और वो अभी भी क्या चल रहा है, BFF। मैं देखता हूँ यार अपने दोस्तों, पता नहीं क्या कभी something like that। लड़कों के साथ बैठता हूँ, उसने मेरे को पासवर्ड शेयर नहीं किया, वो मेरा पासवर्ड ले गई। भी आपके रिलेशन एक पासवर्ड नहीं बंदा करता है, जब रिलेशनशिप में आता है बंदा करता है, ऐसी बात नहीं। मोहब्बत को तुमने बहुत बदनाम कर दिया, बट नीचे दर्जे पे ले आए तुम। बहुत ऊंची चीज की है मोहब्बत। इंसान को सल्वेशन, मुक्ति प्राप्त करवाती है।
आप ओशो पे पहुंच गए हैं। मतलब मोहब्बत में सैल्वेशन, हाँ, खुदा से क्या है, मोहब्बत ही तो है, वही तो है। वो तो चाहते हैं यार, मेरे को एक बार झलक दिख जाए, क्या दिखते कैसे हैं। तभी मोहब्बत तो भक्ति करने खुदा को- खुदा दिख जाते तो मोहब्बत ना रहती, चाहत खत्म हो जाती उसको देखने की। मतलब कि चाहत से यार, किसी बंदे को पाना है तो चाहत। यही तो है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। हाँ, डिवोशन, डिवोशन। दिल दे के क्या था वो बुल्ले शाह का शेर कि प्यार देख के कितना तो के की दिखता, हाँ, प्यार देख के कितना ते की किता, दिल सोच के दिखता ते की दिता, ते दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, बुलिया प्यारे हो जहा किता ते की किता। So it's all about giving in the love. It's all about sacrificing love. It's all about devotion in love. मेरे हिसाब से अभी It's जो nothing about हमारी expression. डिस्कशन हुई, मतलब कि प्यार में गिव का ऑप्शन है, टेक का नहीं करना। Take option नहीं है। गिव का रखो, टेक का। मोहब्बत सिर्फ वन साइडेड होती है। अगर उस तरफ से भी इसी तरीके की शदीद मोहब्बत है तो भाई कहने ही क्या है, वो एक पॉइंट जो है ना, वो सेलिब्रेशन है, वो मुक्ति है। और उस टाइम पे आप मतलब एक उस लास्ट प्लेजर पे पहुंच जाते हो, दैट शदीद मोहब्बत उस साइड से भी उस साइड से भी, वो होती है मोहब्बत। क्या इन फ्यूचर आप मोहब्बत करोगे? मोहब्बत करना और ना करना अपने हाथ में कहाँ होता है साकी। नहीं, आज मैं पूछ रहा हूँ, दिस इज रैपिड, करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना? मोहब्बत करना और ना करना अपने हाथ में थोड़ी होता है। अगर मैं ये कह दूं कि करूंगा या नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं अपने हाथ में ले रहा हूं, उसका मतलब मैं मोहब्बत को मोहब्बत रहने ही नहीं दे रहा हूं। हाउ कैन आई से कि मेरे को मोहब्बत हुई है या नहीं हुई है? मेरे को हो सकता है हुई हो मोहब्बत, मिली ना हो, या फिर हाँ, है ना, ये कह सकते हैं। हाँ। तो करना ना करना अपने हाथ में थोड़ी होता है। अच्छी बात है, मतलब कि मोहब्बत ठीक है यार। जिंदगी में मैं बोलता हूँ, मेरा जो पर्सनल परसेप्शन है या मेरा जो कंसर्न है, मैंने जो अब तक जाना है, लाइफ में लड़की का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको सब कुछ सिखाएगी। इन द सेंस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गर्लफ्रेंड बना लो या कुछ और बना, नहीं, एक दोस्त भी आपको, फीमेल दोस्त, बहुत कुछ सिखाएगी, आपकी आंखें खोलेगी। When you are surrounded with the girls, हाँ। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी आती है, थोड़े नाजुक हो जाते हो आप, थोड़े इमोशनल हो जाते हो और ये चीज़ें हो थोड़े जाते हैं। मतलब हाँ। बड़े सॉफ्ट से हो जाते Soft से हो। हो जाते हो। अदरवाइज ना, लेकिन एक बात बोलूं कि जितना, अब देखना, लड़का क्या होता है कि लड़की किसी का, मेरे रिसेंटली किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ, सीधी सी बात, दोस्त है, अगर वो बंदा रोएगा भी ना तो उसको कि क्या है यार, एक ने छोड़ा दूसरी मिलेगी ना, तो वो इमोशनल सपोर्ट नहीं देता। वहीं लड़की की बात आ जाएगी ना, अगर मैं टूटा हुआ हूं, मेरी लड़की फ्रेंड है, मैं अगर रो गया ना, वो मेरे बाहर से लाएगी, ऐसे ऐसे करेगी, मतलब इमोशनल बहुत सपोर्ट देती है। ये गलत है। देखो, मोहब्बत को देखने का अलग अलग नजरिया, हर किसी की अलग आंखें हैं। हाँ, हम उनको अपनी आंखें नहीं दे सकते कि मेरी आंखों से देख रहे मोहब्बत कैसी है, वो अपनी आंखों से देखें। अभी मैं कहता हूँ ना, अगर आज मैं बड़ा हाइपर हो जाता हूँ कभी कभी, हाँ। मतलब इतना गुस्सा गुस्सा है, आ जाता है, मतलब shortly आ जाता है ना, शॉर्टली टेम्पर्ड हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब हर वक्त मैं हाँ। सड़क जाता है मेरा दिमाग, और जब सड़क जाता है ना तो भाई सामने कोई भी हो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो इसका रीजन एक ये भी है कि मैं फेमिनिन एनर्जी के साथ कभी नहीं रहा। तो फेमिनिन एनर्जी इन द सेंस दैट आई वाज नॉट सराउंडेड विद द गर्ल्स एंड वुमेन्स, बट दैट्स व्हाई आई एम हाइपर हो जाता हूँ मैं, ये सब क्योंकि मैं अपनी मम्मी से, माँ से और बहनों वगैरह से भी बाहर ही रहा, इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, तो दैट्स व्हाई आई लैक फेमिनिन एनर्जी। बट यही है कि वो एक शेर था ना, नहीं, अभी आप एक शेर याद आ रहा था मुझे इरशाद कि ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो तुम्हारे पास लौटे, जमाने से किनारा कर ले। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पश्चिमा होकर तेरे पास लौटे, जमाने से किनारा कर ले। तू के एक मासूम भी है, एहसान फरामोश भी है, उसकी पैमा शिकने को भी गवारा कर ले। तो यही आस लगाए बैठे हैं हम भी, एक दिन आएगी हमारे पास ही, उम्मीद करते हैं क्या है। अरे आएगी हमारे पास तो मोहब्बत नहीं रहेगी ना, आने का है नहीं, स्कोप ही नहीं है। तो फिर क्या संत बनने का सोचा है? संत हम हैं अभी भी संत। संत इंसान कब होता है? मोह माया से दूर। मोह माया से दूर तो है ही हम। मतलब नहीं, फ्यूचर भी तो बनाना है अपना। फ्यूचर बनाने का अगर आज तक सोचा होता तो आज तक आईएएस क्लियर कर लिया होता।
मैं शादी की बात कर मैंने रहा कहा ना दैट आई एम वेरी मतलब प्रेजेंट लिविंग पर्सन हूँ। ओके, राइट नाउ आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट आज को आज की तरह जियो, कल का पता नहीं हो या ना। आई एम नॉट प्लानिंग माय फ्यूचर एट ऑल हाँ। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ तो मुझे पसंद है कि मुझे मार्क्स पढ़ना है मार्क्स पढ़ लेता हूँ मुझे पसंद साइंस पढ़ने लग पड़ता हूँ कुछ तो मैं आज को जी रहा हूँ सो आई हैव नॉट प्लान्ड माय फ्यूचर आई हैव नॉट प्लान्ड माय पॉलिटिकल करियर कुछ भी प्लान नहीं किया है मैंने आई हैव नॉट प्लान्ड माय मैरिजेस एंड ऑल द स्टफ तो ये है तो इसलिए बस न्यासी कोई ना, धन्यवाद, आपसे बात करके मेरे को Thank बहुत you. ही अच्छा लगा। इट वाज नाइस टू टॉक टू यू मिलते हैं फिर। सच अ वंडरफुल डिस्कशन ओके, सेम हियर। थैंक यू थैंक यू।